नमस्कार। आप संगत देख रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। ये संगत का 100वां एपिसोड है। जो बात मैंने 25, 50 और 75वें एपिसोड में कही थी, वही बात मैं दोहरा रहा हूँ। मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले कोई ऐसी साक्षात्कार श्रृंखला लंबी अवधि की इतने लंबे समय तक चली हो कि हिंदी के 100 साहित्यकारों का साक्षात्कार लगातार होता आ रहा हो। इसके पीछे आपका प्यार है। इसके पीछे आपने जिस तरह से हमें सराहा, वो बहुत बड़ी भूमिका निभा गया कि हम यहाँ तक पहुँचे और संगत के 100 एपिसोड आप देख पाए। और ये 100वां एपिसोड आपके सामने है ही। पहला एपिसोड एक कवि का था। 25वां एपिसोड एक आलोचक, एक संस्मरण कार का था। 50वां एपिसोड कहानीकार और कवि का था। 75वां एपिसोड एक आलोचक का था। और 100वां एपिसोड एक ऐसे कहानीकार संपादक का है जिनकी ख्याति जितनी कहानीकार के रूप में है, उससे कहीं अधिक एक संपादक के रूप में है। एक ऐसे संपादक के रूप में जिनके आगे पीछे हिंदी का कोई कहानीकार ना आगे पीछे हुआ हो, संभव नहीं है। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ज्ञान रंजन जी की बात कर रहा हूँ। उनके लिखे हुए पत्र और उनके लिखे हुए पत्रों को जब आप पढ़ेंगे तो मेरी ये बात आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। इस समय हम जबलपुर में हैं। जबलपुर किंवदंती ये है कि जवाली ऋषि के नाम पर जवालीपुरम नाम पड़ा और उससे धीरे धीरे होता गया जबलपुर। नर्मदा के तट पर है। नर्मदा पर एक बार पहले बात हो चुकी है। आज मैं फिर से ज्ञान रंजन जी से बात करने की कोशिश करूँगा। आसपास भेड़ा घाट है, धुआंधार जलप्रपात है, 64 योगिनी मंदिर है और रानी दुर्गावती का एक दुर्ग भी है, किला भी है, मदन महल जिसको कहते हैं। साहित्यिक दुर्ग नहीं है, लेकिन जब आप संस्कार धाम या संस्कार धानी इस जगह पर आते हैं जिसे कहा जाता है, तो आप एक साहित्यिक दुर्ग के रूप में इसको इसलिए याद करते हैं कि यहाँ पर ज्ञान रंजन रहते हैं, जो इलाहाबाद के साहित्यिक गढ़ से आए और जबलपुर जैसे शहर को साहित्यिक गढ़ में बदलने की कोशिश की और बदल भी दिया। एक ऐसा दुर्ग जिसे भेद पाने में अच्छों की हालत खराब हो जाती है। ज्ञान रंजन जी ने जब पहल निकाली तो क्या हुआ हम सबको पता है। आज हम उन्हीं के साथ बात करेंगे। उनकी कहानियाँ खूब चर्चित हैं। घंटा, बहिर्गमन, फेंस के इधर उधर और न मालूम कितनी ऐसी कहानियां हैं जो अगर हम नाम लें तो आपको उस कहानी में ज्ञान रंजन जी, उनका परिवार के प्रति मोह या परिवार के प्रति निहिलिज्म या समाज के प्रति निहिलिज्म, ये साफ झलकता हुआ दिखलाई पड़ता है। एक रोष है। जब नेहरू युग समाप्त हुआ तो ज्ञान रंजन जी बड़े हो रहे थे, वो कहानी की दुनिया में पदार्पण कर रहे थे और धीरे धीरे जब मोहभंग की स्थिति आई तो उनकी कहानियाँ किस तरीके से हमारे सामने आई ये हम जानते हैं। 70 का दशक उनके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी दौर में पहल जैसी पत्रिका आती है और ये वो दौर है जब बाकी पत्रिकाएं बंद हो रही थी और पहल का उदय हो रहा था। और वो ऐसा उदय हुआ कि लोग कहते कि अगर हम पहल में छप जाएं तो हम कहानीकार हो जाएंगे, हम साहित्यकार हो जाएंगे, हम कवि हो जाएंगे। उन्हीं के साथ आज बातचीत, संगत का 100वां एपिसोड। आपको फिर से शुक्रिया और ज्ञान रंजन जी का अभिवादन। नमस्कार ज्ञान जी। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक हैं। और आप लोगों के आने से कुछ इस उम्र में खुशी और उत्साह भी थोड़ा बढ़ गया है। 80 के उसमें चल रहे हैं आप? 85? 88, 88 साल। और 88 साल में मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि मैंने इतना स्वस्थ किसी और को देखा हो। तो आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, पहली बात तो ये, क्योंकि हमारे पास शुक्रिया 85 पार के बहुत कम लेखक बचे हैं इस समय। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे सक्रिय हैं, उनमें से अधिकांश सक्रिय हैं। तो आप ऐसे ही सक्रिय रहें, सबसे पहली बात तो ये। इलाहाबाद साहित्यिक गढ़ था जहाँ आपका पूरा एक बहुत बड़ा हिस्सा जीवन का आपका बीता। जबलपुर को साहित्यिक गढ़ में बदल दिया आपने, ये हुआ कैसे ज्ञान जी? देखिए, इलाहाबाद तो खैर साहित्य का बहुत बड़ा केंद्र था। और मैंने कहीं लिखा भी है कि इलाहाबाद एक इंद्रधनुष था। मैं आपको बताऊं कि जहां मेरा घर था उस घर के आसपास कम से कम हिंदी के 10 बड़े लेखक रहते थे।
हम कहते थे कि पत्थर फेंको तो जहाँ जय गिरेगा वहाँ हिंदी का एक बड़ा लेखक उपस्थित होगा। अंजुम जी, मैं ये मानता हूँ कि हिंदी का जो बड़ा लेखन है वो छोटे शहरों में हुआ है, क्योंकि हिंदी का कोई बड़ा शहर है नहीं। बंगला का कलकत्ता है, मराठी वालों का मुंबई है जी, लेकिन आप हिंदी का कोई ऐसा शहर बता दीजिए जिसमें 5 लेखक भी बड़े लेखक पैदा हुए। तो मध्यवर्गीय जो जीवन है और मध्यवर्गीय जो शहर हैं, जिनको मैं छोटे शहर कहता हूँ, कस्बे भी जो कस्बों से शहर में बदल रहे हैं, ऐसी जगहों में बड़े लेखक पैदा हुए। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे घर के पास उपेंद्र नाथ तश्क, नरेश मेहता, दूधनाथ सिंह और नीलाभ, ये तमाम 100 मीटर के दायरे में रहते थे। और आप ये देखिए कि एक सूची अगर आप बनाएं तो प्रेमचंद, मुक्तिबोध, फिराक, रेणु, मुक्तिबोध का तो नाम मैं ले चुका हूँ, महादेवी, पंत, निराला, अमृत राय, ये तमाम ऐसे लेखक हैं जो छोटे शहरों में हुए और इन्हीं छोटे शहरों में उन्होंने बड़ा काम किया। ठीक बात। प्रेमचंद ने बनारस और इलाहाबाद में रह के लेखन किया और उनके बेटों ने भी इलाहाबाद में रह कर लेखन किया। मतलब 2-2 पीढ़ी, 3-3 पीढ़ियाँ जो है वहाँ काम करती थी। जैसे अश्क जी तो बाहर से आए और उनका बेटा नीलाभ भी लेखक बना। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना ये है कि हिंदी का बड़ा लेखन छोटे शहरों में है, बड़े शहरों में नहीं है। इसलिए जबलपुर में आप ये देखिए कि जब मैं इलाहाबाद से आया तो जबलपुर इतना सूना शहर नहीं था। यहाँ पर हम उनसे सहमत हों या असहमत हों, सेठ गोविंदास जैसी हस्ती थी और 100 नाटकों के वो रचयिता थे। मैं उनके पास जाता आता था, मेरी उनसे मैत्री थी, जबकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा उम्र दराज थी। उन्होंने अपने प्रकाशन तंत्र को दिल्ली में छपवाने के लिए मुझको चुना और मैं कई बार एस चांद एंड कंपनी के पास गया और मुक्तिबोध सेठ गोविंदास की रचनावली को वहाँ से छपवाया। इसके अलावा आप देखिए एक दिग्गज नाम है हरिशंकर परसाई का। व्यंग के लेखन में आज उनकी शताब्दी पूरी हो रही है। मैं यहाँ आया 16 अगस्त 1960 को, मैंने यहाँ पर अध्यापक की नौकरी ज्वाइन की और उसी दिन मेरे कॉलेज कैंपस में परसाई जी आ गए। और आप सोचिए कि 50 वर्ष की मेरी उनसे मैत्री है और मेरा उनके साथ अड्डा था। तो मेरे दोस्त भी थे और मुझसे मुखालफत भी रखते थे। प्रगतिशील विचारधारा को मैंने हरिशंकर परसाई के साथ ही सीखा। यहाँ पर भवानी प्रसाद तिवारी, यहाँ पर मुक्तिबोध नियमित रूप से आते थे। तो जबलपुर ऐसा सूना नहीं था। मुझको ऐसा लगता था कि जबलपुर जा कर के मेरा इलाहाबाद छूट जाएगा, लेकिन मेरा इलाहाबाद छूटा नहीं। इलाहाबाद भी बना रहा और जबलपुर भी मैंने साहित्यिक केंद्र के रूप में विकसित किया। क्या बात है। इलाहाबाद में जो रह लेता है उसके बारे में ख्यात भी है कि वो इलाहाबाद से भले बाहर आ जाए, इलाहाबाद उस व्यक्ति के भीतर से कभी बाहर नहीं आ पाता है। ये तो मैंने अपने घर में भी देखा है और तमाम जगहों पर मैं ये देखता ही आ रहा हूँ। इलाहाबाद जल्दी छोड़ता नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। और भी शहर हैं बहुत संपन्न हैं, सांस्कृतिक रूप से, रंग कर्म की दृष्टि से बहुत संपन्न है, लेकिन इलाहाबाद की धरती, इलाहाबाद की हवा कुछ अलग है। और वो जब मैं इलाहाबाद छोड़ करके आया तो रास्ते में ट्रेन में मैं रोने लगा। मुझको लगा कि अब इलाहाबाद में कभी नहीं जा पाऊंगा। कब की बात है ज्ञान जी?
1960 में। 60 में? 1960 में मैं आया, ट्रेन से आ रहा था। 16 अगस्त 1960 को ही मैंने ज्वाइन किया अपनी नौकरी। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं अपनी दुनिया यहाँ बनाऊँगा। वाह। इलाहाबाद का विकल्प मैं जबलपुर में खोजूँगा। इसलिए मैंने यहाँ साहित्यिक दोस्तियाँ की। पहल पत्रिका के अधिकांश महत्वपूर्ण अंक यहीं से निकलना शुरू हुए। इलाहाबाद से पहल नहीं शुरू हुई, पहल जबलपुर से शुरू हुई। बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि वो इलाहाबाद से चली। इलाहाबाद में वो छपती थी, रविंद्र कालिया के प्रेस में छपती थी। नीलाभ उसको छपवाते थे अपने प्रेस में। नहीं, आपने शिव कुमार सहाय जी की मदद भी तो ली थी? शिव कुमार सहाय, परिमल प्रकाशन वाले उसको वहाँ छापते थे। बल्कि पूरी जिम्मेदारी वो वहीं से छपवा करके उसको लोगों तक भेज भी देते थे। तो पहल की दुनिया में शिव कुमार सहाय, नीलाभ और रविंद्र कालिया, ये सब लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप ये देखिए कि इमरजेंसी में जब मेरे ऊपर आपत्तियां आईं, मेरे ऊपर आक्रमण किए गए, तो रविंद्र कालिया के प्रेस में चूँकि वो छपती थी पहल, तो वहाँ पर भी जासूस लोग गए। गृह मंत्रालय के लोग जाते थे, इंक्वायरी करते थे, और रविंद्र कालिया को बहुत तंग किया उन्होंने। तो हालांकि रविंद्र कालिया से कई बार मेरा जो है आमना सामना दूसरी तरह से भी हुआ, क्योंकि इमरजेंसी में एक बार ऐसा हुआ कि पहल कुछ विलंब से छपी, जबकि पहल इमरजेंसी के दौर में भी कभी रुकी नहीं। तो रविंद्र कालिया ने कुछ देर की, तो मैंने उनको बहुत डांटा डपटा कि भाई पहल को निकालो, जल्दी भेजो। शायद 13वां या 14वां अंक था पहल का वो। तब बाद में रविंद्र कालिया ने बताया कि 24 घंटे यहाँ कलेक्टर का आदमी, गृह मंत्रालय का आदमी यहाँ पर डटा रहता है और पूछता है कि क्या छप रहा है, क्या नहीं छप रहा है, इसलिए इसमें विलंब हुआ है। वो तो उस दौर में तो सभी पत्रों के साथ ये चल ही रहा था, इमरजेंसी के समय में तो नहीं। अंजुम, उस दौर में कई पत्रिकाएं निकली और नहीं निकल पाई। जैसे दूधनाथ सिंह का पक्षधर का एक अंक निकला, और दूधनाथ सिंह ने उसके बाद बंद कर दिया। निकल नहीं पाई क्योंकि उनको भी परेशान करते थे लोग। वसुधा, जिसके परसाई जी संपादक थे, ये बंद हो गई। आपकी पत्रिका कैसे निकल रही थी तब? हमारी पत्रिका के निकलने की भी एक कहानी है, क्योंकि इसमें भारतीय लेखकों का, हिंदी लेखकों का, बड़े लेखकों का, छोटे लेखकों का बहुत सपोर्ट था। जब पहल के ऊपर बहुत आक्रमण हुए, यहाँ के स्थानीय पत्रकारों ने, लेखकों ने, कुछ राजनीतिज्ञों ने, सेठ गोविंद दास की बहन जो राज्यसभा की सदस्य थी, रत्न कुमारी देवी, उन्होंने गृह मंत्रालय को लिखा कि ये पहल कैसे निकल रही है, ये कांग्रेस विरोधी है, ये इमरजेंसी विरोधी है, और फिर भी ये निकल रही है। और आप देखिए मेरी नौकरी पर आ गई। धर्मयुग में धर्मवीर भारती जो मेरे गुरु थे, उन्होंने 5 लेख लिखे पहल के खिलाफ। कादम्बिनी में कई बार क्रमवार बहुत सारे उनके संपादकियों में पहल की खिलाफत की गई। फिर मैंने के बिरला, जो बिरला समूह के मालिक थे जी, और कादम्बिनी उनके नीचे रहती थी, उनको चिट्ठी लिखी कि आप देखिए कि इतना बड़ा आपका प्रकाशन समूह, इतनी बड़ी आपकी पत्रिका एक छोटी सी पत्रिका के खिलाफ लगातार लिख रहे हैं। तब अंजुम प्रकाशन विभाग ने, संचार मंत्री शुक्ल जी थे उस समय, आपातकाल में विद्याचरण शुक्ल संचार और जनसंपर्क मंत्री थे, उनका जो पीए था वो जबलपुर में मेरा विद्यार्थी था, बाद में उनका पीए हुआ, क्योंकि वो रायपुर में ही थे उस समय। इस प्रकार उन्होंने भी मेरी सहायता की।
राहुल बारपुते नई दुनिया के बहुत बड़े संपादकों में से थे। मायाराम सुरजन जो देशबंधु के बड़े संपादक थे। एन.के. सिंह जो अंग्रेजी हिंदी के बड़े संपादक हुए, और कमलेश्वर जो कि उस समय सारिका के संपादक थे। इन तमाम लोगों ने मुझको लिखित सपोर्ट किया और हज़ारों पर्चे पूरे देश से निकले कि पहल को बंद न किया जाए। उसमें नागार्जुन, सुभाष मुखोपाध्याय, कन्नड़ के लेखक, मराठी के लेखक, बंगला के लेखक, तमाम लेखक शामिल थे। उन्होंने लिखित रूप से कहा कि पहल एक बहुत शानदार पत्रिका है, इसको बंद न किया जाए। इसलिए पहल, आपने जो कहा, इसलिए पहल बच पाई। नहीं, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि कहा गया कि ये कांग्रेस विरोधी पत्रिका है, लेकिन जो रूस में उस समय हो रहा था और जिसके विकल्प में तौर पर यहाँ पर संगठन बन रहे थे, उसको तो कांग्रेस का साथ था ही, और आप लोग साथ दे ही रहे थे। पहल के साथ ये नहीं था। मैं आपको एक बात बता दूं कि पहल का जो विरोध शुरू हुआ, पहल में एक लेख छपा था शाकिर अली का। शाकिर अली एक लेखक थे, और एक शाकिर अली एक कम्युनिस्ट नेता थे जो भोपाल में रहते थे। शाकिर अली का लेख छपा था, उसमें लिखा था कि नेहरू एक बुर्जुआ लेखक हैं, बुर्जुआ नेता थे। ठीक। इस पर लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि पहल नेहरू विरोधी है, कांग्रेस विरोधी है, इमरजेंसी विरोधी। अब देखिए कि कहाँ कहाँ से लोग सहायता करने आ जाते हैं। अशोक वाजपेयी उस समय शिक्षा सचिव थे, उन्होंने हमारी बड़ी सहायता की। उन्होंने यहाँ लॉर्डगंज पुलिस थाने में अपनी एक रिपोर्ट भेजी। उन्होंने ये कहा कि ज्ञान रंजन और उनकी पहल एक बड़ी रचना है, इसको, ज्ञान रंजन को आप अगर गिरफ्तार करेंगे तो शहर के अंदर परेशानी पैदा हो जाएगी। इसलिए उस समय बी.के. दुबे जो गृह सचिव थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने कलेक्टर को यहाँ फ़ोन करके कहा कि ज्ञान रंजन के इस पहल के अंकों को मैंने देखा है, इसमें कोई भी इमरजेंसी विरोधी चीज़ें नहीं हैं, इसलिए उनको डिटेन न किया जाए, गिरफ्तार न किया जाए। और इसका एक कारण बहुत था कि जो गृह सचिव थे, उनकी पत्नी शकुंतला दुबे भोपाल के कॉलेज में पढ़ाती थी और मेरी कहानी पढ़ाती थी। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तो उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छे लेखक हैं, हम लोग इनको पढ़ाते हैं। इस प्रकार कलेक्टर को गृह सचिव ने आदेश दिया। सुदीप बनर्जी, अशोक वाजपेयी, तमाम हिंदुस्तान के पत्रकारों के सपोर्ट से जो पहल आपने पूछा है निरंतर चलती रही, एक दिन भी बंद नहीं हुई। चूँकि पहल की बात ही अब चल निकली है, तो मुझे लगता है ये वाला पोर्शन पूरा कर ही लेते हैं। हालांकि मैं कहीं और जा रहा था, लेकिन अब ठीक है जो हुआ। 73 में निकली, संकल्प था इस महादेश की चेतना का वैज्ञानिक विकास। ज्ञान जी, 2-3 प्रश्न हैं इस केवल एक वाक्य से। जब आप महादेश कह रहे हैं तो आपके जहन में महादेश का मतलब क्या था उस समय? महादेश, हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान के जो बहुत सारे प्रांत हैं, ये अभी भी अलग अलग हैं। हम इनको सब को जोड़ते हैं, सारी भाषाओं को एक साथ जोड़ते हैं, विश्व भाषाओं को भी जोड़ते हैं, इसलिए ये महादेश की पत्रिका है। ठीक है, आपको लगता है कि जब आप महादेश शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे संस्कृति हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, तब उस बहुधर्मिता, बहुभाषिकता का कोई एक वैज्ञानिक चेतना का विकास हो सकता है? आप उसे एक ही तराजू में तोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसका तो अलग अलग विकास हो सकता है ना भाई। अलग अलग भाषाएं हैं तो ज़रूरी नहीं है हम एक ही उसमें उसको रखते हैं सबको। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जातियां हैं, लेकिन इनके बीच में कोई एकता का स्वर नहीं है। हिंदी भाषा जो है वो इनको जोड़ने का काम करती है, इसलिए उसको हमने परिवर्तित किया इस चीज़ को जो है। नहीं, मेरा सवाल यह है कि महादेश की चेतना फिर एक जैसे कैसे हो सकती है अगर उसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है? तो देखिए, प्रगतिशील चेतना तो एक है,
जातीय चेतनाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन प्रगतिशील चेतना जो है, जो विश्वव्यापी भी है, वो एक होती है। हम उसी के लिए कोशिश करते रहे और पहल के प्रकाशन में, पहल की रचनाओं में इसी बात को ही हम संबोधित करते हैं। इसमें आपको ये बताऊं अंजुम कि कॉन्ट्रडिक्शंस भी हो सकते हैं। हम इस बात को इससे इनकार नहीं करते कि कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकते हैं, और हर बड़ी चीज़ में, हर बड़े व्यक्तित्व में, हर बड़ी रचना में, हर बड़े प्रकाशन में कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। हम अपने को बार बार बदलते हैं। एक शब्द का आपने अभी इस्तेमाल किया कि प्रगतिशील चेतना का स्वर एक ही है। सवाल यह है कि क्या पत्रिका विचारधारा की संपत्ति होती है ज्ञान जी? हाँ, मैं तो ये मानता था कि पत्रिका, हमारी पहल पत्रिका जो है वो विचारधारा सम्मत है। उसमें नहीं, जैसे ही वो संपत्ति हो गई, नहीं, संपत्ति इसका मतलब विचारधारा की संपत्ति, कोई विचारधारा तो इतनी अक्खड़ होती है कि वो किसी की संपत्ति को तोड़ देती है। संपत्ति कैसे हो जाएगी? वो संपत्ति नहीं हो सकती। वो तो उसमें वैचारिक मत भिन्नता होनी चाहिए। होगी। प्रगतिशीलता के अंदर बहुत सारे मतभेद, बहुत सारे स्वर हैं। तो वो होंगे, हम उससे इनकार नहीं करते। हमको आप ये देखिए, ये बताते हैं कि जब पहल बंद होने लगी, बीच में एक बार जब बंद हुई, तो जनवादी लेखक संघ के लोगों ने हमसे कहा कि आप हमको दे दीजिए, हम इसको निकालेंगे, नया पक्ष की जगह हम पहल को निकालेंगे। प्रगतिशील लेखक संघ ने कहा, परसाई जी ने कहा कि प्रगतिशील लेखक संघ की पत्रिका बनाओ, क्योंकि वसुधा बंद हो चुकी थी उस समय। इसके बाद जन संस्कृति मंच ने हमको ऑफर किया कि आप हमको, हमने तीनों संगठनों को मना कर दिया, कहा कि पहल स्वतंत्र है और स्वतंत्र चेता है, हम किसी संगठन को उसको नहीं देंगे। इसीलिए आप देखिए कि पहल के अंदर हर विचारधारा, प्रगतिशील विचारधारा के लोग छपे हैं। नहीं, केवल प्रगतिशील विचारधारा के ही लोग छपे नहीं, डेमोक्रेट्स हैं वो भी छपे। अशोक वाजपेयी का हमने भाषा पर उनका पूरी पुस्तिका छापी। क्रांतिकारियों को, जो क्रांतिकारी थे और जिनसे बहुत सारी हमारी सहमतियां नहीं थी, हमने पाठ को छापा। तो आप ये नहीं कह सकते कि पहल जो है किसी वैचारिक ताले के अंदर बंद है। था तो प्रतिक्रांति और प्रतिक्रियावादी ही। ये तो आपकी अपनी सोच है, हम इसको नहीं मानते इस बात को, जो है कि वो प्रतिक्रांति, ये कम्युनिस्ट पार्टियों के, कम्युनिस्ट विचारधाराओं के जो डिस्कोर्स हैं उसमें ये बात आती है, इसलिए उसमें आती है। लेकिन कोई हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी की पत्रिका थोड़ी निकाल रहे थे। आपसे मैंने कहा ना कि हमको सीपीआई भी दबाव नहीं डाल सकती थी, सीपीएम भी दबाव नहीं डाल सकती थी, और सीपीएमएल भी दबाव नहीं डाल सकती थी, जबकि तीनों से हमारी दोस्ती थी और तीनों के लेखक रचनाकार हमने पुरस्कृत किए, छापे प्रकाशित किए। लेकिन एक समय पर तो आप सरकारी विज्ञापन छापा करते थे उसमें। पहल ने किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता कभी नहीं प्राप्त की। विज्ञापन तो छपे ही हैं। विज्ञापन तो हमारे जो है, जब केवल मध्य प्रदेश सरकार के सूचना विभाग के विज्ञापन हम छापते थे, लेकिन इमरजेंसी के बाद हमने उनको भी बंद कर दिया। जब इमरजेंसी में उन्होंने हमको भी तंग किया तो हमने उनको भी छापना शुरू किया। आप देखिए कि बाद में हमारे पास हमारे सरकारी विज्ञापन बंद हैं, सरकारी अनुदान हमने नहीं लिया, जबकि वसुधा को रायपुर में छत्तीसगढ़ ने भी बहुत सारे अनुदान दिए, लेकिन हमने मना किया, उस पर हमने लड़ाई लड़ी। आप देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं कि पहल की जो वैचारिक लड़ाई है उसको आप इस तरह से कटघरे में मत डालिए, इसलिए कि जब मध्य प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ का एक बड़ा अधिवेशन हुआ जिसमें नामवर सिंह आए हुए थे। नामवर सिंह से मेरे बहुत मतभेद रहे हैं, कमला प्रसाद से भी मेरे बहुत मतभेद रहे हैं, क्योंकि ये लोग संगठन को एक जेबी संगठन बनाने की कोशिश करती थी। तो नामवर सिंह ने, अर्जुन सिंह ने एक सांस्कृतिक पेपर, मतलब कल्चरल पेपर बनाया था, जिसको नामवर सिंह, कमला प्रसाद, मायाराम सुरजन, प्रगतिशील लेखक संघ मध्य प्रदेश चाहता था इसको अपनी नीतिगत रूप में स्वीकार कर ले। हमने इसका विरोध किया। पूरे प्रगतिशील लेखक संघ ने रिवोल्ट कर दिया। नामवर सिंह की सभा से हम लोगों ने वॉकआउट किया, और केवल ये नहीं, हमने विकल्प में ऋत्विक घटक का जो कल्चरल पेपर है वो हम ले गए थे। वो अंग्रेजी में था, उसका हिंदी अनुवाद हम करा के पहल में प्रकाशित करना चाहते थे, लेकिन वो बाद में
हो गया कहीं और वो प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजी वाला अंश हमारे पास था। और हमने कहा कि अर्जुन सिंह का, एक कांग्रेसी मंत्री का प्रस्ताव, कल्चरल प्रस्ताव हम स्वीकार नहीं करेंगे, ऋत्विक घटक का स्वीकार करेंगे, अगर आप स्वीकार करिए तो, नहीं तो छोड़ दिए। और उसके बाद वो सभा विखंडित हो गई। रिजिड रहे पहल पत्रिका निकालते हुए? जिद्दी? हाँ हाँ, मैं बहुत जिद्दी रहा हूँ, लेकिन जो क्रिएटिव ग्रेट है, हाँ किसी भी भाषा का, हाँ किसी भी साहित्य का, दुनिया का, भारतीय भाषाओं का, भारतीय राज्यों का, उसके साथ मैंने कोई कोताही नहीं रखी। ठीक है ज्ञान जी, एक सवाल यहाँ पर और ये उठता है बार बार, कई लोगों से जब मैंने बात की तो कई लोगों ने एक बात कही कि समझ में नहीं आया कि पहल पत्रिका किस चीज़ की पत्रिका है। किस? कविता की है, कहानी की है, साहित्य की है, या फिर केवल और केवल वैचारिक प्रतिबद्धता को आगे ले जाने की, एक विचारधारा को आगे ले जाने की पत्रिका है? अंजुम वैचारिक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए कविता भी है, कहानी भी है, उपन्यास भी है, साक्षात्कार भी है। आखिरकार उसका कोई माध्यम तो होता है ना। सही बात है। कोई विचार का कोई डंका ऐसे ही तो नहीं बजता रहता हवा में। तो कहानी भी छपती, कविता भी छपती है। और साक्षात्कार में तो आप ये देखिए कि हमने तो मतलब जर्मन विचारकों के साक्षात्कार छपे। शिव प्रसाद जोशी ने हम वो अनुवाद कर करके, जब वो जर्मनी में थे तब थे। जब आपके जोशी, त्रिनेत्र जोशी चाइना में थे तो वहाँ से हमने करवाया। जबकि उस समय रूस और चाइना के बीच में बहुत मतभेद थे, लेकिन हमको सोवियत लैंड अवार्ड मिला, लेकिन हम चाइना के ऊपर अंक निकाल रहे थे। तो हमको आप पकड़ नहीं सकते इस तरह से। देखिए थोड़ा सा आउट ऑफ वे भी हम चले जाते हैं। नामवर सिंह ने हमको कहा है 1.5 कहानियों का कहानीकार। 1.5 कहानियों का कहानीकार। मैं नीलाभ जिन्होंने जो लिखा है ज्ञान रंजन के बहाने, वो पढ़ रहा था, उसमें एक जगह आता है कि चूंकि काशीनाथ सिंह आपके जो 4 दोस्त थे, आप 4 यार, उन चारों में सबसे कमज़ोर कड़ी थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रोवोक की हो नामवर जी को, और उन्होंने आपको 1.5 कहानियों का कहानीकार कह दिया। नहीं, अगर आप इसका उत्तर चाहते हैं तो मुझे थोड़ा विस्तार दीजिए। अरे एकदम। हाँ। नामवर सिंह, हम लोग 4 यार थे, काशी, कालिया, दूधनाथ और मैं। हाँ। नामवर जी इस बात को जानते थे कि ज्ञान इसमें सबसे ताकतवर लेखक है। मैं अपनी बात तारीफ कर रहा हूँ आपसे। हाँ। तो लेखक है, और काशी कमज़ोर है। हाँ। जब कहानी सराय मोहन की मैंने पहल में छापी, हाँ। तो नामवर जी ने मुझको टेलीफोन पर ये कहा कि ज्ञान, ऐसी कूड़ा कचरा कहानी तुम छापते हो। उन्होंने काशी को कभी पसंद नहीं किया, जबकि काशी पर वो निर्भर रहे, उनकी पत्नी निर्भर रही, उनका जीवन सारा निर्भर रहा काशी पर। तो ये जो 1.5 कहानी के कहानीकार हैं, आप इसका कॉन्ट्रडिक्शन देखिए कि जब सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड देने की बात हुई, मैं 50 वर्ष का था, इतनी कम उम्र में किसी को नहीं मिला। ठीक बात। और उसकी जूरी में नामवर सिंह थे, और नामवर सिंह ने काशीनाथ सिंह और कालिया और दूधनाथ सबको काटते हुए मुझको चुना और मुझको सोवियत लैंड अवार्ड दिया। जिस समय वो अवार्ड दिया जा रहा था, दिल्ली में घोषित किया जा रहा था, नामवर जी खुद उपस्थित थे, मुझसे हाथ मिलाया। तो ये किसी खुन्नस में उन्होंने काशी के बारे में या मेरे बारे में ये टिप्पणी की, ऐसा नहीं। लेकिन नामवर जी के साथ आपके संबंध थोड़े ऊपर नीचे रहे हैं हमेशा से? बहुत खराब, ऊपर नीचे नहीं, बहुत खराब थी। अगर आप इजाज़त दें तो कुछ प्राइवेट बात भी कह सकता हूँ, क्योंकि अब नामवर सिंह रहे नहीं और हम भी अब कल नहीं रहेंगे। लेकिन देखिए, नामवर जी की मतलब काशी की बेटी की शादी होनी थी। हाँ। तो हमने और कालिया ने काशी से कहा कि बेबी, दूधनाथ का जो बेटा है ये बड़ा ब्रिलियंट है, सुंदर है, इससे काशी की बेटी की शादी क्यों नहीं करा देते। तो हम और कालिया गए बनारस, काशी को दबाव डाल, काशी किसी तरह से तैयार, बड़े दुखी थे कि
भैया मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो वहाँ तो सब भैया चलता है, भैया मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मैंने कहा कोशिश करो। तो काशी ने डरते डरते नामवर जी से ये बात कही, इस शादी के इस प्रस्ताव को। तो नामवर जी का मैं जैसे हूँ करके वो टालते हैं, टाला उन्होंने। फिर बहुत दिन के बाद कहा काशी से, काशी क्या है कि दूधनाथ जो है ना थोड़ा नीच ठाकुर है, नीचा ठाकुर है। अब आप देखिए, नामवर जी बोल रहे थे, मैं तो प्रगतिशीलों के भी खिलाफ मैंने बहुत बगावत की है। पूरा प्रगतिशील लेखक संघ में कमला प्रसाद के खिलाफ यहाँ मध्य प्रदेश में कितनी बड़ी बगावत मैंने की है। 30 साल में महासचिव रहा और उसके बाद छोड़ कर चला गया। ये बात तो बहुत ख्यात है ज्ञान जी की, जितने प्रगतिशील हैं और आप जो 4 यार थे, हाँ, जिसमें अब देखिए इन सब में जातिवाद भरा हुआ है, कूट कूट कर भरा हुआ है। जातिवाद देखिए, नहीं इसके आगे दूसरा उदाहरण देता हूँ आपको। फिर अंततः शादी तय हो गई। शादी हम लोग, मैं, ममता कालिया, दूधनाथ के बारात लेकर के हम लोग वहाँ गए बनारस। अब बनारस में आप देखिए कि वो नामवर सिंह तो कंजूस, बहुत प्रसिद्ध कंजूस हैं, क्योंकि उन कहते हैं कि कॉफ़ी हाउस के बैरा की तरह से, और नामवर जी के कुर्ते में कभी जेब नहीं होता। तो वहाँ साहब शादी हुई। हाँ। तो हम लोग को लगा अब खाना पीना कुछ होगा थोड़ा। हाँ। तो 20 या 25 लोग थे BHU कैंपस के। हाँ। वो लोग जाने लगे। हमने कहा खाना वाना कहीं कि नहीं नहीं, लड़की की शादी में कहीं खाना खाया जाता है? हम ठाकुरों में तो लड़की की शादी में खाना नहीं खाते। और लोग लौट गए। और नामवर जी ने भी कहा नहीं, ये लोग हमारे यहाँ खाना नहीं खाएंगे भाई। तो 10 लोगों ने खाना खाया। अब देखिए कॉन्ट्रडिक्शंस, आप देखिए कि कैसे कॉन्ट्रडिक्शंस। तो मेरे जीवन में 2 मेरे साहित्यिक शत्रु रहे हैं, एक नामवर सिंह, दूसरे राजेंद्र यादव। अब दोनों दिवंगत हैं। तो नामवर सिंह को आप देखिए, अब सुदीप बनर्जी की बात आपने कही, नामवर सिंह मैकमहन लाइब्रेरी कलकत्ते की खरीद के मेंबर थे और राजकमल की बहुत सारी हज़ारों लाखों रुपए की किताबें हर साल खरीदते थे। कहा तो ये जाता है कि राजकमल ने उनको जो फ्लैट था कालका जी में दिया। इस पर CPM ने, उस समय CPM पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज़बरदस्त थी, ये सवाल उठाया और एक कमेटी बना दी गई कि नामवर सिंह के भ्रष्टाचार की जांच की जाए। अब सुदीप बनर्जी से मैंने कहा कि सुदीप बनर्जी का CPM से थोड़ा लगाव था। इसमें आपकी भूमिका भी थी? नहीं, हम तो चाहते थे कि नामवर जी दंडित हो जाएं, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। लेकिन सुदीप हमारे दोस्त थे। ये जबलपुर में ही उनका ससुराल था। उनके ससुराल के लोग भी हमारे दोस्त थे। और सुदीप बनर्जी लेखक कवि भी थे। सुदीप बनर्जी की कविताएं भी मैंने छापी। तो सुदीप बनर्जी ने हमसे कहा, ज्ञान, नामवर जी को किसी से तरह बचाना है। और फिर उन्होंने उस कमेटी के लोगों को, जिसमें वो खुद भी एक सदस्य थी, तो उस मामले को रफा दफा किया, नहीं तो नामवर जी को जेल हो जाती। वो बचे। तीसरी बात बताता हूँ आपको, नामवर जी इतनी बड़ी प्रतिभा थे, महान प्रतिभा, हिंदी के वाकजाल में उनका कोई जवाब नहीं था। वाकजाल भी कह रहे हैं। वाचिक परंपरा के धनी, मैं इस बात को बहुत बुरा मानता हूँ। ये अभिधा में बोल रहे हैं, व्यंजना में बोल रहे हैं? नहीं नहीं, व्यंग में बोल रहा हूँ। वाचिक, आप ये बताइए कि मनुष्य ने लिपि भाषा कितनी मुश्किलों से प्राप्त हुई, तो लिखित साहित्य है कि या वाचिक साहित्य, ये एक सवाल है। और नामवर जी लिखने में कमज़ोर थे, तो हर जगह व्याख्यान, हर जगह भाषण, हर जगह सभापति, हर जगह उद्घाटन। लेकिन उनको मिला क्या, ये बताइए आप हमको? प्रोफेसरी मिली एक, ज़्यादा से ज़्यादा। वो चाहते थे किसी विश्वविद्यालय के कुलपति हो जाएं। वो चाहते थे कि राज्यसभा के कोई सदस्यता उनको प्राप्त हो जाए। वो चाहते थे कि किसी दूतावास में कहीं उनको जगह मिल जाए। और इसके लिए उन्होंने कोशिश की। उन्होंने जनसत्ता के संपादक को, बताइए कौन थे जनसत्ता के संपादक? ओम थानवी। उससे पहले नहीं, उसके पहले प्रभाष जोशी। प्रभाष जोशी के साथ हवाई जहाज में टिकट बांट के पटना गए।
वहाँ के मुख्यमंत्री से कहा कि दबाव डालो। कलकत्ते गए, वहाँ पर उस समय कांग्रेस सरकार थी, वहाँ कोशिश की। उत्तर प्रदेश आए, मुलायम सिंह यादव से किया। हर जगह चूँकि प्रभाष जोशी की इज्जत थी बहुत ज़्यादा, और वो नामवर सिंह को साथ लेके घूम रहे थे, लेकिन इसके बाद भी उनको कोई पद, महत्वपूर्ण पद भारतीय राजनय में, भारतीय साहित्य में, भारतीय विश्वविद्यालयों में नहीं मिला। ज्ञान जी, बहुत ऐसा लग रहा है जब आप नामवर जी के बारे में बोल रहे हो, बहुत ईर्ष्या है नामवर जी से आपको। नहीं, हमको आप ये बताइए, हमको तो उन्होंने 1.5 कहानी के कहानीकार कहा, लेकिन नामवर जी ने कहानी पर कितना लिखा, क्या लिखा बताइए ना आप। कहानी नहीं, कहानी तो है ही उनकी, एक छोटी सी उनकी किताब है कहानी पर। हाँ, बाकी तो अपभ्रंश पर काम है, बाकी उनके इंटरव्यूज़ हैं। नामवर जी ने कहानी पर क्या किया है? आलोचना को लोकप्रियता के लेवल पर ले जाने का नामवर जी का जो योगदान है वो तो है ही। पुस्तक रूप में कौन किताब है उनकी ऐसी जिसमें होते हैं? ये तो नामवर ज्ञान जी ऐसा है, किसी का वाचिक परंपरा में ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, किसी का लिखित परंपरा में होता है। तो नामवर जी प्रोफेसर थे, नामवर जी लेखक थे। नामवर जी को एक लेखक के नाते ही वी जॉन ने जोधपुर में नियुक्ति दी, सागर में उनको इसीलिए लेखक के नाते दी। तो उनका योगदान क्या था? क्या उनके भाषणों को सुन के, उनके व्याख्यानों को सुन के उनकी नियुक्ति मिली थी? तो आप कह रहे हैं उस समय और भी लोग थे उनके बरक्स? हाँ, जैसे नामवर सिंह के अलावा रमेश कुंतल मेघ, परमानंद श्रीवास्तव, नागेश्वर लाल, सुरेंद्र चौधरी। परमानंद श्रीवास्तव की आलोचना अगर आप पढ़ें, नामवर सिंह की आलोचना अगर आप पढ़ें ज्ञान जी, बहुत अंतर है। नहीं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, परमानंद श्रीवास्तव काफ़ी मीडियोकर थे, वही बोल रहा हूँ। मैं तो ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि उस समय ये लोग प्रोफेसर थे। हाँ। विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों के अध्यक्ष थे। केवल अध्यक्ष या प्रोफेसर हो जाने से ज्ञान जी भाई नहीं, ये तो नामवर सिंह प्रोफेसर और अध्यक्ष के अलावा उनका और क्या? वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई किताब बताइए ना उनकी। सारी किताबें। और देखिए कहानी की किताब में भी हाँ, उनके बारे में तो बड़ा आरोप लगता है ना। हाँ। कि उषा प्रेमवदा और निर्मल वर्मा, हाँ, उनकी पहचान ये हुई, उन्होंने उषा प्रेमवदा की को महान कहानीकार माना और निर्मल वर्मा के परिंदे पर बहुत ज़्यादा लिखा उन्होंने। उषा प्रेमवदा के बारे में तो आपने भी लिखा, उनकी जो कहानी है। उषा प्रेमवदा की किसी कहानी को हमने न प्रकाशित किया, न उन पर कोई आलोचना छापी है, कभी नहीं। हम तो नामवर जी पर आरोप लगाते थे। और फिर दूसरे नामवर जी जैनू के संपादक भी हो गए, सहारा के भी संपादक हो गए, एक प्रतिक्रियावादी अखबार के भी संपादक हो गए, और एक प्रगतिशील लेखक पत्रिका के भी, अखबार के भी संपादक हो गए। तो देखिए, नामवर जी के साथ मेरा पूर्वाग्रह नहीं है। मैं उनको केवल उनकी क्वालिटी वर्क के ऊपर ही उनका मूल्यांकन कर रहा हूँ। मछलियाँ उषा प्रेमवदा की पिछली कहानियों के आगे की रचना है। हाँ, राम कुमार की कहानी स्टीमर में सहज रचनात्मक तटस्थता और सबसे खास एक संतुलित अनुपात है जो उसे विशिष्ट बना देता है। फिर आपने उषा प्रेमवदा की मछलियों पर फिर आपने बात की है, तो आपने लिखा तो है ही उषा प्रेमवदा की कहानियों पर। ये आप ही का लेख है? हाँ हाँ हाँ, एक कथा दशक कसौटी या भूमिका। हाँ, ये तो धर्मयुग में कथा दशक का कॉलम था, उसमें धर्मयुग भारती ने मुझसे लिखा था। देखिए, उस समय मैं करीब 30-32 साल का था और धर्मयुग में मैंने लिखा था। उस समय ये ताज़ा कहानियाँ थीं और मैंने इन कहानियों पर टिप्पणी की। लेकिन मैंने इनको बड़ा कहानीकार माना ऐसा नहीं है, मैंने उनकी केवल कहानियों पर टिप्पणी की। क्योंकि उषा प्रेमवदा ने कोई 2-3 कहानियों के अलावा कोई बड़ी कहानी लिखी नहीं, और फिर वहीं रह गई। वो लौटी भी नहीं, देश भी छोड़ दिया उन्होंने। जैसे सोमदत्त ने और महेश्वर ने। तो बड़ी कहानी किसे मानते हैं ज्ञान जी आप? बड़ी कहानी जो लंबे समय तक जीवित रहे, उसके क्या क्या आकार प्रकार नहीं, जो लंबे समय तक जीवित रहे और जिसको व्यापक समाज स्वीकार कर ले, विरोधी भी उसको स्वीकार करें, वो है बड़ी कहानी। जैसे या बड़ा उपन्यास। जैसे मैं अपनी ही कहानी का उदाहरण देता हूँ, घंटा कहानी, अनुभव कहानी, ये सब कहानियाँ मेरी जो हैं वो। आप अपनी ही कहानी को बड़ी कहानी बता रहे हैं? हाँ, तो
भाई क्या करें भाई, उदाहरण तो और भी दे सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी ही कहानी का उदाहरण दे रहा हूँ तो उसमें क्या हर्ज है। घंटा कहानी जो आपकी प्रतिनिधि कहानियाँ छपी, मेरी 10 कहानियाँ राजपाल से, उसमें आपने एक पंक्ति का प्रयोग किया कि घंटा कहानी पर अब मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। घंटा कहानी पर अब मैं बात उस तरीके से नहीं करना चाहता हूँ, खुद ही आपने बात करने से मना कर दिया। हाँ, इतनी ही बड़ी कहानी है तो नहीं, बात क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, आप करिए ना। हाँ, आप करिए, कोई भी करे। देखिए एक बात मैं बताऊं, ये मेरा व्यक्तिपरक मामला है। हाँ, कोई भी कहानी, हाँ, मेरी कोई भी कहानी, अच्छी बुरी बड़ी छोटी, जब भी छपी उसको मैंने दोबारा पढ़ा नहीं पढ़ा। नहीं, आज तक मैंने दोबारा नहीं पढ़ा उस कहानी को। हाँ, जब उसके प्रूफ आते थे वो भी मैं नहीं पढ़ता था। तो अब दूसरे लोग तो उस पर विचार करेंगे ही ना। घंटा कहानी पर अभी पिछले दिनों इतना वाद विवाद हुआ, लेकिन घंटा कहानी को मैंने बार बार फिर मेरे को अपनी स्मृति में लाना पड़ा, क्योंकि वो एक सच्ची कहानी भी थी। मार्कंडेय जी ने उसको अपनी पत्रिका में छापा था जी। और वो जो डांसर है वो बम्बई से आई थी, पहली बार इलाहाबाद जैसे निम्न मध्यम वर्गीय शहर के होटल में वो नाचती थी। और उसके मालिक कुन्नू गुरु थे, जिसको मार्कंडेय जी जानते थे। बल्कि मार्कंडेय जी ने उसका नाम थोड़ा सा बदल दिया, क्योंकि ज्ञान जी कहने लगे, वो मार्कंडेय जी कहने लगे, ज्ञान मैंने इसलिए बदल दिया कि वो इतना बड़ा गुंडा है, हम लोग के गर्दन पकड़ लेगा। तो देखिए, हमने अपनी कहानियों के बारे में खुद कभी कोई बात नहीं की। एक सवाल है ज्ञान जी पर, घंटा कहानी पर ही। प्रतिनिधि कहानियों की भूमिका में आपने लिखा कि घंटा कहानी लिखते वक्त मैं अपूर्व कॉमिकल स्थिति में था। कॉमिकल स्थिति में इस तरह की भाषा का प्रयोग, क्या आपके भीतर का पुरुष उस कॉमिकल स्थिति में अपने आप को रोक नहीं पाता है, जिसमें आप लिखते हैं कि महिलाएं बाल्टी भर हगती होंगी? ये पंक्ति मैं कोट कर रहा हूँ, जिस पर पिछले दिनों विवाद भी हुआ। दूसरा, क्या विचारधारा पुरुष के भीतर जो पितृसत्तात्मकता बैठी होती है उसको कभी ओवरकम नहीं कर पाती, उसको दबा नहीं पाती है, उसको ठीक नहीं कर पाती है? फिर काहे की विचारधारा? देखिए, घंटा कहानी को लीजिए अगर, तो वो पुरुषवादी कहानी नहीं है, कतई नहीं है। आपने एक खुद वाक्य कोट किए हैं जो सटायर के रूप में, व्यंग के रूप में, कॉमिक के रूप में आए हैं, लेकिन आप देखिए उसकी मूल गाथा जो है, उसका मूल पात्र जो है, देखिए जो आदमी घंटा है, आप इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं कि 30 साल पहले जो आदमी घंटा था उसका नाम नहीं है। देखिए वो हजारों घंटा उस तरह के आज भी जीवित हैं, लुम्पेंस हर शहर में, आपके दिल्ली शहर में भी, जबलपुर में भी घूम रहे हैं। तो घंटा कहानी में हमने उस आदमी को चित्रित किया जो दूर तक जा रहा था, कोई विचारधारा का सवाल नहीं था। दूसरी बात ये कि उसका जो मालिक था वो भी लुम्पेन था, बदमाश था, वो भी पुरुष था। तो मैंने तो अटैक पुरुषों पर किया है। मैंने वो बाल्टी बाल्टी हकती हैं, वो कोई विशेष उदाहरण देने की उसकी जरूरत इसलिए नहीं। आपके जवाब कह रहे हैं कि आप सटायर कर रहे हैं। जब आपने लिखा इसमें बकायदा सटायर उस पर नहीं कर रहे हैं, अपूर्व कॉमिकल मनस्थिति में था। वो इस वाक्य पर अपूर्व कॉमिकल स्थिति नहीं है। हाँ, वो तो पूरी कहानी के ऊपर अपूर्व कॉमिकल। उसी अपूर्व कॉमिकल मनस्थिति में आपके भीतर के मनोभाव जो होंगे, जब आप ये पंक्ति सोच रहे होंगे, बाल्टी भर हकती होंगी आदि आदि, जिसमें महिलाओं का पूरा वर्णन है, जो कि बहुत खराब है, ज्ञान जी माफ कीजिएगा, बहुत खराब है। आपके भीतर का पुरुष ही तो होगा, पुरुष सत्ता ही तो होगी जो उस स्थिति को देख रही होगी। उस तरीके आप उसको मिसकोट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आपने नरेश सक्सेना का इंटरव्यू किया है। हाँ। नरेश सक्सेना की पत्नी विजया ठाकुर, हाँ, जबलपुर की थी। हाँ। हम लोग की दोस्त थी, कहानियाँ साहित्य पढ़ती थी। हाँ जी। और जल्दी उनकी डायबिटीज़ के कारण मृत्यु हो गई। वो इस कहानी पर मुग्ध थी और उनकी सारी सहेलियां जबलपुर में जो, वो ये कहती थी कि ज्ञान जी, हम जब इस कहानी को पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत हंसते हैं, बहुत हंसते हैं, और हम लोग को अपने ऊपर बड़ा खेद भी होता है कि हम लोग इतने मोटे हैं, ऐसे क्यों हैं, समझे, लेकिन हमको आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है।
तो आप स्त्रियों का वर्जन भी तो थोड़ा सुनिए। आप तो एक पुरुष के रूप में एक वर्जन दे रहे हैं ना। तो स्त्री विरोधी कहानी नहीं है। अगर किसी स्त्री के बारे में या कॉमन स्त्री के लिए कोई व्यंग किया गया है कहानी के बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में, तो आप उसको स्त्री विरोधी मत कहिए। नहीं, आपके ऊपर बाकायदा आरोप लगता है कि ज्ञान रंजन एक मिसोजिनिस्ट लेखक हैं, मिसोजिनिस्ट कहानीकार हैं। ये ज्ञान रंजन पर ये आरोप किसने लगाया है? पिछले दिनों जो विवाद हुआ, नहीं, उस पर लगातार खूब लिखा गया। आप ये देखिए, खूब लिखा गया कि 100 लेख हाँ घंटा कहानी पर उसकी प्रशंसा में छपे हैं, लिखे गए हैं, पाठकों के, लेखकों के, आलोचकों के, अध्यापकों के। वो आपके ध्यान में नहीं आ रहा है, और आपको वो जो फेसबुक पर और नहीं, ज्ञान जी प्रगतिशील विचारधारा है ना, वो तो हमेशा इसी बात पे कहती है कि जो अच्छा हो रहा है वो तो अच्छा हो ही रहा है। मैं तो उस चीज़ को दिखाऊंगा ना जो अंधेरे में है, जो खराब है, मैं तो वहाँ सवाल उठाऊंगा। आपके सामने वो स्थिति आनी चाहिए ना जो आपको नहीं पता है, आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी है जो मान रहा है बहुत खराब भी है। हमने तो आपको बताया ना कि हम तो अपनी कहानियों को पढ़ते ही नहीं, हमको फिर से बार बार स्मृति दिलाने का आता है। यशपाल इतने बड़े उपन्यासकार लेखक थे, यशपाल के ऊपर बार बार ये आरोप लगाया कि तमाम प्रगतिशील लेखकों के ऊपर अश्लीलता का आरोप लगाया गया। वो एक कॉमन किस्म का आरोप है, वो आप भी लगा रहे हैं, दूसरे लोग भी लगा रहे हैं। इसके पीछे कहीं वजह ये तो नहीं है कि आपकी कहानियों की हमेशा तारीफ ही हुई है, किसी आलोचक ने आप पर कभी उंगली उठाई नहीं? देखिए, इसलिए आपको लगा नहीं? इसके लिए मैंने कोई रोक टोक तो की नहीं है। आप ये बताइए। ये आपका स्टेटमेंट है जो मैं बोल रहा हूँ, आपने स्टेटमेंट दिया है ये बाकायदा कि मेरी कहानियों पर की हमेशा तारीफ हुई है, किसी आलोचक ने उंगली नहीं उठाई। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना कि मैंने किसी को रोका तो नहीं था कि आप मेरी आलोचना करिए। मैंने किसी आप देखिए, हिंदी के सारे आलोचकों ने मेरे ऊपर लिखा, जो मुझको जानते थे नहीं जानते थे, लिखा हूँ। जो बहुत ही कद्दास किस्म के सुरेन चौधरी जैसे लेखक जो बड़े अंग्रेजी दां थे, उन्होंने भी लिखा, और उनकी दूसरी किताबों में, दूसरे संस्करणों में उन्होंने फिर से लिखा। विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा। अब इसमें हमने किसी से आग्रह किया है? हमारी कोई दोस्ती थी क्या? तो इन्होंने लिखा, किया अपने मन से। हमने तो किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं किया, कभी अपनी किताब किसी को, आलोचक को भेजी नहीं, किसी पत्रिका को नहीं भेजी। आप खुद ही सत्ताधीश थे पहल के माध्यम से, तो आप पर कौन बोलेगा ज्ञान जी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि पहल में हमने बहुत से ऐसे लेखकों को, अभी उदाहरण भी दूंगा आपको, नहीं छापा, इनकार कर दिया, लौटा दी रचना, जो मेरे प्रशंसक थे और जिन्होंने मुझ पर लिखा। देखिए, अब बहुत सी चीज़ें अंजुम भाई अंधेरे में रहती हैं। अगर ये साक्षात्कार कुछ अंधेरों को उजालों में बदल दे तो शायद बेहतर है, बजाय हम लोग तूतू में मैं कोई करें, बजाय उससे बेहतर ये है कि हम सच्चाई को खोलें। चलिए, इसी सवाल को और पलट के पूछ रहा हूँ और खोल के पूछने की कोशिश करता हूँ। जैसे कहानियों के माध्यम से तो आप पर जो आरोप लगते हैं वो लगते ही है, स्त्रियों के बारे में ऐसे ही सोचते हैं जैसा लिखते हैं? नहीं, मैंने तो देखिए, ऐसा है, हमारे परिवार में स्त्रियों की जो प्रतिष्ठा थी वो ये थी कि हमारे सारे भाइयों ने, हमारी सारी बहनों ने अंतर्जातीय विवाह किए, अंतर्भाषाई विवाह किए, मतलब कन्नड़ भाषी लोगों तक से शादी की। तो स्त्रियों की हमारे परिवार में बहुत इज्जत है। हमारी दादी का परिवार में वो रुतबा था कि जो वो कहती थी वही होता था। हमारी माँ का परिवार में वो रुतबा था, जो वो चाहती थी वो होता था, और हम लोग उसको सर झुकाकर स्वीकार करते थे। हमने उसको रिबेल नहीं किया, कभी विरोध नहीं किया। देखिए, क्या है कि कहानियों में क्यों नहीं दिखता ज्ञान जी? नहीं, कहानियों में आप 1 घंटा कहानी को लेकर चले। नहीं, मैं बाकी कहानी की बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो जो अंदर का पुरुष है वो झांक ही जाता है। देखिए, बहिर्गमन में 2 बुद्धिजीवी हैं। हाँ। संबंध में मेरा एक भाई है। कहते हैं, किसी कहानी में मेरी एक प्रेमिका है, किसी कहानी में मेरी एक मौसी है। मैंने उन्हीं को एक्सपोज किया है। मैंने अपने भाई को, मेरा जो व्यंग है, विरोध है, जो आलोचना है, वो मध्यवर्गीय परिवारों के अंदर और खुद मेरे परिवार में जो है उसकी मैंने उसको कभी उसकी रक्षा नहीं की है। इसीलिए बताऊं मैं आपको, मैंने कहीं लिखा है कि जब मेरी कहानी छप के आती थी तो मेरी माँ और मेरे पिताजी उस
पत्रिका को तकिए के नीचे छिपा देते थे ताकि और लोग ना पढ़ें। मैंने अपने ही परिवार के खिलाफ बगावत की है और अपने परिवार के मार्फत मैंने उस मध्यम वर्गीय जीवन को के ऊपर व्यंग किया है जो इस देश का एक हिस्सा है। एक चीज़ और ज्ञान जी, 60 से 70 के दशक की जो कथा भाषा है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बात ये उठती है कि 60 से 70 के दशक की जो कथा भाषा है उसमें एक तरह का ख़ास वल्गरिज्म है। ऐसा क्यों हुआ होगा? नहीं, वल्गैरिटी तो नहीं है, क्योंकि हमने बोलियों से, हिंदी की जो बोलियां हैं महत्वपूर्ण बोलियां हैं, क्योंकि हमारी माँ बुंदेलखंड की थी, हमारी दादी भोजपुर की थी और मैं अवध के इलाके में पनपा, तो अवधी, भोजपुरी, बुंदेली ये बड़ी उन्मुक्त बोलियां हैं जिनका हिंदी पर बड़ा उपकार है और हिंदी भाषा इन्हीं के मंथन से बनी है। तो इसलिए कहीं कहीं वल्गैरिटी, इस प्रकार का व्यंग, इस प्रकार की कोई वाक्य विन्यास आ सकता है, आया होगा, मैं उसको इनकार नहीं करता हूँ। इसका कारण लेकिन ये है, जैसे आपको बताऊँ मैं आपको, इन लोगों से, जैसे हमारी दादी थी, तो दादी हमको बहुत सी कहानियाँ सुनाती थी और उसमें एब्सर्ड किस्म की कहानियाँ भी सुनाती थी और वल्गर किस्म की कहानियाँ भी सुनाती थी और जासूसी किस्म की कहानियाँ भी सुनाती थी। अरेबियन नाइट्स वो हमको सुनाती थी। अच्छा। पूरी अरेबियन नाइट्स उन्होंने हमको, हमारी दादी ने सुनाई। प्रेमचंद की बूढ़ी काकी वो हमको याद थी, पूस की रात उनको याद थी। और देखिए, आपने जो कहा कि वल्गैरिटी भाषा में ही है, तो ये असल में बोलियों में है। बोलियों में ये वल्गैरिटी बहुत है, हालांकि खड़ी बोली में आते आते वो ख़त्म हुई। तो दादी हमारी एक कहानी सुनाती थी, उसका एक छोटा सा अंश मुझे याद रह गया। बहुत लंबी कहानी है, अरेबियन नाइट्स की तरह। देखिए, लोग उदय प्रकाश और एब्सर्ड थिएटर, बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन वो जो कहानी सुनाती थी एब्सर्डिटी, अब देखिए उसके लेखक का पता नहीं है, 50 साल पुरानी। वो कहती थी, कहनी के भाई महनी, कहनी के भाई महनी, महनी बसाइन 3 गांव, दुई उजड़ा उजड़ा एक बसबे नकीन, जौन बसबे नकीन तौने में बसे 3 कुम्हार, दुई लूले लूले एक के हथवे नहीं, जौने के हथवे नहीं तौन गढ़िस 3 हाड़ी, दुई फूटी फूटी एक बनबे नकीन, जौन बनबे नकीन उसमें बसे 3, जो बनबे नकीन उसमें पके 3 चाउर, दुई कच्चा कच्चा एक चुरबे नकीन, जौन चुरबे नकीन तो उनको खाइस 3 सियार, दुई बाड़ा बाड़ा एक के पुछुए नहीं। अब ये रात भर चलती थी कहानी, और उसमें उन्होंने बहुत सी ऐसी कहानी दिखी। वो तो बूढ़ी स्त्री थी, लेकिन उनमें वल्गैरिटी बहुत थी, सटायर बहुत था। ठीक, चूंकि परिवार की ही बात चल निकली है, अब थोड़ा सा आपके परिवार पर ही मैं बात कर रहा हूँ। पिताजी रामनाथ सुमन, उनका नाम, गांधीवादी, गांधी पर खूब किताबें, गालिब पर, मीर पर, मतलब उर्दू के शायरों पर किताबें, अनुवादक बहुत कमाल के। जाहिर सी बात है, लेखन का संस्कार या शब्द संस्कार उन्हीं से आया होगा आपके भीतर। कुछ बताइए और पिताजी के बारे में और बाकी परिवार के सदस्यों के बारे में। मेरे पिता, जैसा आपने कहा, रामनाथ सुमन, उनका वास्तविक नाम था श्री रामनाथ सुमन। श्री उनके साथ कोई श्री के लिए नहीं लगता, तो उनके नाम का हिस्सा था जी। तो मेरे पिता गांधीवादी विचारक थे। बनारस में जब वो आरा से हम लोग बनारस माइग्रेट करके आए, तो जयशंकर प्रसाद के घर में ही हमारा आधा घर उनका था, आधा हमारा था। अरे वाह। मैं तो उस समय मतलब गोद में ही रहा हूँगा शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है, लेकिन जैसा बताते हैं लोग वहाँ थे। और प्रेमचंद और प्रसाद से पिताजी की, रामनाथ सुमन की मैत्री हुई।
पिताजी की दो बहुत महत्वपूर्ण किताबें जो बाद में आईं उनकी मृत्यु के बाद, उसमें एक का नाम था छायावाद युगी इन काशी, जो मैकमिलन ने छापी थी, और दूसरी मैंने स्मृति के दीप जलाए। तो छायावाद युग के जितने बड़े कवि और लेखक थे, गद्यकार थे या कवि थे, उन सब पर उसमें संस्मरण थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पिताजी हमारे घुमंतू थे, गांधीवादी थे, और दोस्तियाँ उनकी बहुत शानदार थी। ये तो बनारस का हुआ। बनारस से जब हम लोग अकोला गए, जहाँ मेरा जन्म हुआ, तो अकोला में 1936 में मेरा जन्म हुआ, और वहाँ पृथक विदर्भ का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, जो 100 साल जिसको हो गया है। ब्रिजलाल बियाणी उसके नियामक थे, वो पिताजी के दोस्त थे। उन्होंने बुलाया था, तो पिताजी बनारस से अकोला चले गए। 4 साल वहाँ रहे, वहाँ मेरा जन्म हुआ। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि वो घुमंतू थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गांधी जी उनको जहाँ जहाँ कहते थे वहाँ वहाँ जाते थे। गुजरात की एक यात्रा में वो गांधी जी के 3 महीने प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में गांधी पर 1000 पृष्ठों का वॉल्यूम संपादित किया है। तो कुल मिलाकर के वो गांधीवादी थे और गांधी जी पर उन्होंने लिखा। वहाँ से हम लोग अजमेर आए। अजमेर में नव राजस्थान उस समय का एक बहुत बड़ा अखबार था, उसमें उन्होंने कुछ दिन नौकरी की, और उसके बाद हम लोग दिल्ली आए। आपसे बताया कि दिल्ली में हम लोगों ने भंगी बस्ती हरिजन कॉलोनी में, किंग्सवे में, मॉडल टाउन के पास हम लोग रहते थे। 4 साल हम लोग वहाँ रहे। और दिल्ली का प्रसिद्ध बहुत भीषण दंगा, जो सांप्रदायिक दंगा आज़ादी के बाद हुआ था, मैं वहीं पर था। इसी बीच में मेरी माँ को जेल भी उनको हुआ था बीच में, और वो जेल में रहीं। किस संदर्भ में? ये मैं तो उस समय पैदा नहीं हुआ था, मेरे बड़े भाई जेल में पैदा हुए। अच्छा। हाँ, श्री रंजन उनका नाम था, तो मर गए वो जेल में थे, तो वहाँ हुआ। तो वहाँ से जब दिल्ली आ गए हम लोग, तो गांधी जी के संपर्क में वो रहते थे, और गांधी जी ने उनसे कहा कि तुम, पिताजी बहुत परेशान थे, हमारी माँ को टीबी हो गई थी। तो गांधी जी ने कहा कि तुम जाओ कहीं शांत जगह में रहो, और मेरे साहित्य का प्रकाशन करो, प्रसार करो, लिखो, और अपनी पत्नी की भी सेवा करो। फिर हम लोग इलाहाबाद आए। ये किस्सा हमारे इलाहाबाद आने का है। तो इलाहाबाद में मैं जब आया तब 6 साल था। उसके बाद पूरी हमारी शिक्षा इलाहाबाद में। ज्ञान जी, पिता गांधीवादी थे, आप मार्क्सवादी, तो पिता से क्या संस्कार ग्रहण किए और क्या छोड़े? देखिए, पिता से हमारे अंतर्द्वंद बड़े विचित्र हैं। पिता से हम प्रेम भी करते थे, और उसी प्रेम में हमने पिता कहानी लिखी नैनीताल में। हाँ, नैनीताल के पास गेठिया में। हाँ। मैंने पिता कहानी लिखी थी, और उस समय वहाँ चाइनीज़ वार के बाद की बात है। गेठिया में मोमबत्ती, लाइट नहीं थी, मोमबत्ती की और लालटेन की रोशनी में मैंने वो कहानी लिखी। पढ़ा मैंने ये। हाँ। तो खैर, पिता से मेरे संबंध बड़े विचित्र थे। मैं उनको बहुत प्रेम करता था, और मेरे पिता भी बहुत प्रेम करते थे। पिता ने अपनी वसीयत में लिखा है, जो प्रियंवद ने छापा है, उस पर आपने पढ़ा होगा, कि मेरा मझला बेटा सबसे योग्य है, और मैं उसको कुछ कर नहीं पाया। वो बड़ा विद्रोही किस्म का है, और वो मुझसे हमेशा अलगाव रखता है, मुझसे बात नहीं करता, मेरे गांधीवादी विचारधारा का विरोध करता है, और कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये मेरे पिता से अपने संबंध थे। और पिताजी का जो मेरे ऊपर प्रभाव था, पिताजी का मेरे ऊपर जो प्रभाव था वो ये था कि पिताजी की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। कई हज़ार किताबें अंग्रेजी की, उर्दू की, हिंदी की, संस्कृत की वहाँ पर थी। तो उस लाइब्रेरी से मैंने पढ़ा लिखा, उसमें पढ़ता रहता था मैं उसको जो। और पिताजी ने अपनी
अपनी आत्मकथा में या अपनी वसीयत में लिखा है कि मैं अपने मंझले बेटे को कभी कुछ दे नहीं पाया। मैं उनका विरोधी था, लेकिन वो मुझे किताबें खरीदने के लिए पैसा देते थे। एक डॉग ईयर्स कुंटल ग्रास का उस समय 400 रुपये का था, वो इलाहाबाद में मिलती थी, वो मैं उसको लेकर के आया। वो पिता ने मुझको पैसा दिया, तो मुझको डिसलाइक भी करते थे और लाइक भी करते थे। ये मेरे पिता के साथ मेरे संबंध थे। माँ के साथ संबंध कैसे रहे? माँ मेरी बहुत निरीह थी। माँ, मैंने आपसे जैसा कहा, बुंदेलखंड की थी और एक ज़मींदार घराने की थी। मतलब वो पैंट कोट पहनती थी, जूते पहनती थी। उनके हमारे नाना जी जो बड़े बड़े रसूख वाले आदमी थे, मुख्तार थे, उन्होंने अपनी बेटी को, ये सबसे बड़ी बेटी थी सीता, उनका नाम था, मिथिला भी उनका नाम था, उनको बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह से रखा। वाह। और जब शादी हुई हमारे पिताजी की, तो एक शर्त हमारे पिताजी की ये थी कि खादी पहननी होगी। खादी पहननी होगी। माँ ने पेटीकोट, ब्लाउज, साड़ी, सब कुछ खादी का पहना। जीवन के अंत तक 98 ईयर्स की उम्र में उनकी मृत्यु हुई और उसी खादी पहन के ही खड़े हुए। तो हमको अंदर अंदर ये लगता था कि ये थोड़ा गांधीवादी अत्याचार है। जो आप कहते हैं ना, जो मेरा रिबेल था वो ये था कि मेरी माँ को इतना सताते हैं, खादी पहनती बेचारी, इतना त्याग किया उन्होंने एक राजघराने से आकर के, और उसके बाद उनको ये कर रही हैं। चूल्हा चौकड़ी, जेल भी 2-2 बार गई, बेटे के भी का भी जन्म भी वहाँ हुआ। तो ये हम इसलिए पिता से थोड़ा सा लड़ते थे, झगड़ते भी थे उनसे। वो हमसे कहते थे कि तुम्हारी विचारधारा हमको समझ में नहीं आती। हम कहते तुम्हारी विचारधारा हमको नहीं समझ में आती। उस समय आपको अंजुम बताऊं, 2 प्रकार के गांधीवादी थे। मैं गांधीवाद का विरोधी इसलिए था कि एक तो था, शुरू से थे, धीरे धीरे हुए, धीरे धीरे हुए। हाँ, धीरे धीरे विरोधी हुए ना। शुरू में तो आप थे ही। नहीं, वो तो रहते थे, हमको खिलाते थे, पिलाते थे, पालते थे, हमको प्यार करते थे, हमारे लिए किताबें खरीदते थे। तो एकदम से नहीं हुआ, लेकिन हमको ये लगता था घर में कि माँ हमारी इतना सेवा वो कर रही है। और पिता हमारे सच्चे गांधीवादी थे, सरकारी गांधीवादी नहीं थे। सरकारी गांधीवादी कैसे होते थे? जो गांधी ट्रस्ट दिल्ली में जो है, राजघाट पर, जिसके अधिकारी लोग हवाई जहाज़ों पर चलते हैं, तो मैं उनसे ये कहता था पिता से कि देखो, आपके वो गांधीवादी दोस्त तो हवाई जहाज़ पर चलते हैं, 5 सितारा होटलों में ठहरते हैं, और आप चप्पल चटकाते रहते हो। तो गांधीवाद से विरोध का एक ये भी एक कारण था उनका। जो फिर अंततः हमारा सेपरेशन हो गया। अंततः हमारा सेपरेशन हो गया। हमने कहा आपके साथ हमको नहीं रहना, ये कपड़े हमको नहीं पहनना है। घर में सूत काट करके, चरखा चला करके जो सूत निकलता था वो गांधी आश्रम में बेचा जाता था, उससे कपड़े खरीद के हमको पहनाया जाता था। ये जो है पाखंड हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसी कारण से मार्क्सवाद की तरफ हमारा कदम आगे बढ़ा। इलाहाबाद में उन दिनों पीसी जोशी महान कम्युनिस्ट क्रांतिकारी थे, उन्होंने हमको कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता दिलाई, और 20 वर्ष की उम्र में वो सदस्यता दिलाई। और 20 वर्ष की उम्र में ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ओपन इलेक्शन मैंने लड़ा कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर, और हजारों वोट से हम जीते। ज्ञान जी, 2-3 चीज़ें समझ में आ रही हैं। पहली, तो पिता के बारे में थोड़ी सी कुछ 1-2 बातें और बाकी रह गई थी। हाँ, आप, मैं उन्हीं पे बात कर रहा था, लेकिन आप बात पूरी करें पहले। तो पिता पत्रकार थे, 14 भाषाएं जानते थे। अच्छा। ओल्ड फ्रेंच भी वो जानते थे। आप देखिए कि मेरा उनसे आकर्षण इसलिए भी था कि मेरे पिता का पत्र व्यवहार रोमियो रोला से था। अच्छा। बाकायदे वो पत्र मेरे पास हैं। रोमियो रोला का हस्ताक्षर इतना खूबसूरत था कि वो उसमें, मतलब हम लोग उसकी नकल करते थे। तो रोमियो रोला से था उनका पत्र व्यवहार, महादेवी से था।
यशपाल से था, राहुल जी से था, उनका बहुत पत्र। शिव पूजन सहाय से तो 100 पत्र हैं जो कि अब छप भी गए। तो उनका एक व्यक्तित्व का एक हिस्सा ऐसा था जो मुझे बहुत आकर्षित करता था, और एक हिस्सा ऐसा था जो मुझे विकर्षित करता था। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले बात की कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई और हमारे बीच में सेपरेशन हो गया, अगर मैं इसको विचारधारा के स्तर पर ले जाके बात करूं तो मार्क्सवादी विचारधारा के एक व्यक्ति को गांधीवादी विचारधारा पसंद नहीं आई और वो सेपरेट हो गया, अलग हो गया। इसको आज के संदर्भ में ले लूं तो दक्षिण और वाम की बात, अगर मैं इस संदर्भ में बहुत बेसिक लेवल पर जाने की बात कर रहा हूं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि असहिष्णुता के प्रति दोनों ही विचारधाराओं की प्रकृति एक जैसी है? मैं आपसे सहमत हूँ। मैं मार्क्सवादी विचारधारा में कोई डिबेट बड़ी हो नहीं रही है, कोई डिस्कोर्स नहीं हो रहा है, कोई बहस नहीं हो रहा है, ये इससे मैं बहुत सहमत हूँ। और इसका कारण यह है कि आप सामने से बात ही नहीं करना चाहते हैं? हाँ, मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे लिए तो कम्युनिस्ट विचारधारा प्रगतिशील लेखक संघ थी। मैं बार बार अपने साथियों से कहता था कि देखो, मार्कोवस्की जो प्रगतिशील लेखक संघ बना था वहाँ रूस में, तो मार्कोवस्की एक बात कहते थे कि देखो, विचारधारा जो है वो पानी की एक विशाल टंकी की तरह से है, जो बाहर से कठोर है और अंदर उसके जल भरा हुआ है। तो हम मध्य प्रदेश में, देश में प्रगतिशील लेखक संघ ऐसा बनाना चाहते थे, लेकिन वो बना नहीं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस मार्क्सवादी विचारधारा का है। और गांधीवादी विचारधारा में ये है, एक सरकारी विचारधारा है कि अगर सरकारी अनुदान ना आए तो गांधी शांति प्रतिष्ठान के लोगों को नौकरी न, तनख्वाह न बटे। और एक वो गांधीवादी है जो कि खुलदाबाद से लेकर के और चौक तक पैदल 4 आने का रिक्शा नहीं कर सकता, पैदल चलता है, वो गांधीवादी है। एक एक पैसा जोड़ के जिसने घर बनाया। गांधीवादी विचारधारा पर उन्होंने 16 किताबें लिखी। आपके पिताजी ने? गांधीवाद की विचारधारा, गांधीवाद एक अहिंसक क्रांति, गांधीवाद का एक अर्थशास्त्र, ऐसे ही उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। तो वो तो गांधी जी की विचारधारा का प्रचार कर रहे थे, लिख रहे थे। वो बड़े और लेखक हो सकते थे क्योंकि वो तो गालिब व मीर भी लिख सकते थे। आप ये देखिए कि मीर पर जो पहली किताब पिताजी ने लिखी 100 साल पहले, मीर को अब विष्णु खरे बहुत पसंद करते हैं, और तो मंगलेश डबराल भी बहुत पसंद करते हैं। हजारों हिंदी के लेखक मीर को कोट करते हैं एकदम। लेकिन हमारे पिताजी ने 100 वर्ष पहले वो किताब लिखी थी, जो पुस्तक भंडार लहरिया सराय से छपी थी। क्या बात है! 4 आना उसका मूल्य था। सजिल थी, 100 पेज की सजिल किताब। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, प्रेमचंद ने उसकी भूमिका लिखी थी। कल मैं आप ही के एक मित्र से बात कर रहा था, नाम तो मैं अभी यहाँ नहीं लूँगा क्योंकि मैं कई रिसर्च करनी होती है तो आप बात करते ही हैं। तो उन्होंने बोला कि ज्ञान रंजन अपने पिता की बराबर भी नहीं आ पाए हैं। हाँ, बहुत ठीक, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और बहुत खुशी होती है, मुझे गर्व होता है। एक बार मैं बताऊँ आपसे एक छोटी सी कहानी। हम लोग जबलपुर की सड़कों पर परसाई जी के साथ में हम लोग घूम रहे थे। तो मैं उस समय बड़े अहंकार में था, मेरी कई कहानियाँ छप गई थी धर्मयुग में, वसुधा में। तो मैंने परसाई जी से कहा, परसाई जी, पिताजी हमारे बड़े लेखक थे लेकिन मुझसे बड़े लेखक नहीं थे। ये मैंने वाक्य कहा। और परसाई जी ने तुरंत मुझे डांटा कि तुम तो क्षणभंगुर हो, अपने पिता की परछाई भी नहीं हो। तो आपने जो बात कही या जो लोग कहते हैं, इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है भाई? हमको कोई अमर होना थोड़ा ना अमर होना है। हमारे पिता तो अमर लेखक थे, उनको भुलाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो बड़े लेखक थे। बड़े लेखक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि बिग राइटर, मतलब ऑथर जिसको बोलते हैं। पिताजी हमारे हमेशा अपने को ऑथर कहते थे, राइटर नहीं कहते थे। हम लोग ऑथर नहीं हैं, वी आर राइटर्स। आप ये देखिए कि हमारे पिताजी ने, जब हमारी माँ जेल में थी और ख़ुद भी वो जेल में थे, तो ब्रिटिश जेलर्स को चिट्ठियाँ लिखी, अंग्रेजी में टाइपराइटर वो चिट्ठियाँ लिखी उन्होंने। वो इसलिए कि हमारी माँ को ट्रांसफ़र कर दिया जाए,
असुविधा हो रही है, उनको संतान होने वाली है, रामपुर जेल से अजमेर जेल ले जाया जाए, इस तरह की बहुत सी चिट्ठियाँ लिखी। तो आप देखिए जो अंग्रेज़ जेलरों का जो जवाब होता था, वो इतनी अंग्रेजी, पिताजी की अंग्रेजी की इतनी तारीफ़ करते थे कि वो क्या बताऊँ। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। एक जगह आपने कहा कि पिता का क्योंकि ट्रांसफ़र इधर उधर आते जाते रहे और आप भी अलग अलग शहरों में रहे, तो करीब 20 बार विस्थापन आपके जीवन में हुआ अलग अलग शहरों में आपका। क्या इस विस्थापन ने आपके कहानीकार के ऊपर कोई प्रभाव डाला? अंजुम, विस्थापन का की जो तकलीफ़ है, हाँ। या उसकी जो सुविधाएं हैं, उसको मैंने कम झेला। मेरे बाबा और पिता ने ज़्यादा झेला, क्योंकि मैं तो अपनी किशोरावस्था में इलाहाबाद में आ गया। हाँ। और मुझे विधिवत पढ़ाई लिखाई, घर बार, खाना पीना मिलने लगा। तो विस्थापन की तकलीफ़ मुझको उतनी नहीं है जितनी मेरे पिता को रही होगी। मेरे दिवंगत पिता को तो कैसी रही होगी वो मुझे याद भी नहीं, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ, दूर से उसको देख सकता हूँ। क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि जब आप विस्थापित होते हैं कहीं पर, जो मनस्थिति होती है वो भी विस्थापन के साथ साथ अलग अलग होती चली जाती है और वो कहीं गहरे आपके उतरता चला जाता है। क्योंकि अपने शहर को, अपने घर को छोड़ना, जैसे आपने कहा कि इलाहाबाद को आप अभी तक नहीं छोड़ पाए हैं। हाँ, तो इलाहाबाद से जब मैं जबलपुर विस्थापित हुआ, हाँ, तो मुझे तकलीफ़ हुई। पहली तकलीफ़ मुझे वो तभी हुई, समझिए, और मुझे लगा कि मेरा सबसे प्यारा शहर छूट जाएगा। मैंने एक कहानी में अपने लिखा है कि आप इलाहाबाद स्टेशन पर हाँ, पट्टी बांध करके आँख में मेरे उतार दीजिए और मैं पहचान जाऊंगा कि ये मेरा शहर इलाहाबाद है। मतलब उसकी पत्तियों से, हवा से, गंध से, स्पर्श से भी मुझे प्यार था। तो वो उस विस्थापन की तकलीफ़ तो मुझको हुई, लेकिन अपनी एक्टिविज़्म में, हाँ, लिखने में, पत्रिका निकालने में, प्रगतिशील लेखक संघ में काम करने में, अपने अध्यापन में, इन सब चीज़ों में व्यस्त रहने के कारण वो जो विस्थापन की तकलीफ़ है वो छिप गई या ख़त्म हो गई। एक और बात आपकी कहानियों के बारे में या आपके बारे में कोट होती है ज्ञान जी की, मैं पढ़ ही देता हूँ कि ज्ञान रंजन के आने के बाद हिंदी कहानी वैसी नहीं रही जैसी थी। रोमान की जगह सच्चाई अधिक दिखलाई पड़ने लगी। आपको भी अपने बारे में ऐसा ही लगता है? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि परंपरा कभी ख़त्म नहीं होती। हाँ हाँ। मेरे बाद हिंदी में ऐसे बहुत कहानीकार हुआ। मेरे पहले अमरकांत और शेखर जोशी और मार्कंडे और कमलेश्वर और मोहन राकेश जैसे, निर्मल वर्मा जैसे लेखक रहे हैं, और मेरे बाद भी मुझसे बेहतर कहानीकार आपको मिलेंगे, जैसे उदय प्रकाश। तो उदय प्रकाश को एक अच्छे, उदय प्रकाश भी बड़े विवादास्पद रहे हैं। कोई कहते थे कि मैं कवि हूँ, मुझे कहानीकार बना दिया। जब पहल सम्मान नागपुर में उनको दिया गया और तमाम मराठी के लेखक उपस्थित थे, तो उन्होंने वहाँ पर मंच पर कहा कि ज्ञान जी ने मुझको कहानीकार बना दिया है, मैं हूँ तो कवि। अब सोच लीजिए ज्ञान जी आपकी ताकत। और देखिए एक बात और बता दूँ आपको। हाँ। अब इसको मेरा अहंकार मत मानिए, लेकिन इसको कोट होना चाहिए। हाँ। उदय प्रकाश को जिस समय हमने पहल सम्मान दिया, हाँ हाँ, उस समय उदय प्रकाश को कोई भी सम्मान नहीं मिला था और वो बहुत डिप्रेशन में थे। हाँ। बहुत डिप्रेशन में थे। मेरे दोस्त राजकुमार केशवानी ने मुझसे कहा, ज्ञान इसको डिप्रेशन से निकालना है, इसको किसी बहुत तकलीफ़ में है ये। तब हमने उनको पहल सम्मान दिए। उसके बाद तो उदय प्रकाश ऐसी ऐसी बातें कहने लगे कि उदय प्रकाश ने कहा, ज्ञान तुमने हमको पहल सम्मान दिया, बहुत अच्छा, लेकिन जब तक स्टेट कोई ऑनर नहीं करे तब तक कोई सम्मान नहीं होता। और आप देखिए कि उसी उदय प्रकाश का कितना पतन हुआ कि वो योगी उत्तर प्रदेश सरकार के गोरखपुर से उनकी पीठ से सम्मान लेने गए। आपको ये पता है? जानता हूँ। और उसने घोषित करके फेसबुक पर ये लिखा कि राम मंदिर का इतना चंदा मैं भेज रहा हूँ। उनकी आस्था है? नहीं, राम मंदिर का उन्होंने 101 रुपये चंदा भेजा और उसको फेसबुक पर डाल दिया कि मैंने इतना चंदा भेजा। अब देखिए, जो आदमी राम मंदिर से भी ज़्यादा जिसके पास पैसा हो, आप देखिए कि शहडोल के पास
उसके जो खेत और उसकी जो ज़मीनें हैं अरबों रुपए के हैं, इसीलिए आजकल वो ज़्यादातर अपने गांव में रहते हैं। अपने भाई से झगड़ा हुआ। ज्ञान जी, इसको पलट दूं, इस सिचुएशन को अगर मैं पलट दूं, हाँ ठीक। अगर मान लीजिए उदय प्रकाश या आप या कोई भी प्रगतिशील अपनी विरोधी विचारधारा के नेताओं के साथ ना बैठा होता, वो अपनी विचारधारा के नेताओं के साथ बैठा होता, तब ठीक रहता? नहीं, आप इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। योगी के ट्रस्ट से सम्मान लेना और राम मंदिर का चंदा भेजना, इसको कोई विचारधारा स्वीकार नहीं करती। आप भी नहीं स्वीकार करेंगे, हम भी नहीं, कोई नहीं करेगा। दक्षिणपंथी विचारधाराएं भी स्वीकार नहीं करेंगे, समाजवादी भी नहीं, विजय देवनारायण शाही और अशोक वाजपेयी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हाल ही में अष्टभुजा शुक्ल जाके बैठे थे, वो भी बैठे थे जाकर। तो अष्टभुजा शुक्ल का कोई संबंध प्रगतिशील लेखक संघ से नहीं है, जनवादी लेखक संघ से नहीं है, किसी प्रकार से उससे नहीं है। अष्टभुजा शुक्ल तो छंद के दम पर जीवित हैं, अच्छे कवि हैं, बड़े कवि हैं, छंद पर जीवित हैं, लेकिन कोई विचारधारा नहीं है उनकी। हाल ही में वीरेंद्र यादव, उनकी विचारधारा सबको पता है। वीरेंद्र यादव ने अखिलेश यादव के साथ मंच शेयर किया, तब कोई सवाल नहीं उठा। मैंने आपसे नहीं, सवाल कैसे नहीं करता, आपको पता नहीं, मैंने ये सवाल किए हैं। आपको पता होगा कि अखिलेश यादव वीरेंद्र यादव हाँ। और अखिलेश दोनों को मैंने तद्भव जैसी पत्रिका उसको भी बैकआउट किए। और वीरेंद्र यादव ने तो कमाल के, वीरेंद्र यादव 40 साल प्रगतिशील लेखक संघ के अकेले सचिव थे, लेकिन वीरेंद्र यादव ने कहीं भी समझौता करने में कोई कमी नहीं दिखाई। और वीरेंद्र यादव योग्य आलोचक है, ऐसा भी नहीं। ज्ञान जी, फिर आपने क्यों मध्य प्रदेश सरकार की नौकरी ले ली थी? नहीं, मैं तो नौकरी किसी विचारधारा के कारण नहीं है, मैं तो अपने लिखने पढ़ने पत्रिका निकालने के लिए होता था, इसलिए मैंने नौकरी नहीं की। मैंने नौकरी कोई नहीं, आप मध्य प्रदेश वो भाषा अकादमी क्या है, साहित्य अकादमी, आपने वहाँ तो नौकरी स्वीकार की ही थी थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी। नहीं, हमने कहाँ उसकी नौकरी स्वीकार की। आप तो बताया ना कि हमने तो इनको बताया कि आग्नेय को कहा कि आप जाइए, आप ज्वाइन करिए, हम नहीं ज्वाइन करेंगे। हमने नौकरी एक पल में मतलब ज्वाइन ही नहीं किया, त्यागपत्र देने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बेरोजगार थे आग्नेय, और मेरे दोस्त भी थे, उन्होंने कहा कि आप ये नौकरी हमको दिलवा दीजिए। तब सुदीप बनर्जी अशोक वाजपेयी पर दबाव डाल के तब वो मैंने अशोक वाजपेयी के कहने से आग्नेय मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के सचिव बने। पहल जो सम्मान आप देते रहे हैं, उसमें क्या क्राइटेरिया रहा करता था, पहली चीज़? और कभी ऐसा हुआ कि दोस्ती यारी में पहल सम्मान दे दिया गया हो? नहीं, आप देखिए कि उदय प्रकाश को हमने पहल सम्मान दिया। उदय प्रकाश ने कहा कि हम तो इस सम्मान को नहीं लेना चाहते, लेकिन आप बहुत कह रहे हैं इसलिए हम ले रहे हैं। तो क्राइटेरिया क्या है? उदय प्रकाश से हमारे कोई दोस्ती तो थी नहीं। जब चंद्रकांत देवताले को हमने दिया, उसके पहले हमने विष्णु खरे को दिया था। विष्णु खरे ने कहा नहीं ज्ञान, मैं ये पुरस्कार नहीं लूँगा, मेरे गुरु चंद्रकांत देवताले हैं, आप उनको दीजिए, तब उसके बाद कभी मैं लूँगा। तब चंद्रकांत देवताले को दिया गया। क्राइटेरिया में केवल क्वालिटी, पॉपुलैरिटी ही मुख्य बात है। नरेश जी की तो कोई किताब नहीं थी। हाँ, नरेश जी अकेला उदाहरण है, कोई किताब नहीं थी। आपने उनसे शायद इसरार किया, उसके बाद नरेश जी का कविता संग्रह जब उनको पहल सम्मान निदा फाजली दे रहे थे, उसी समय छप के आई। तो ये कोई क्राइटेरिया थोड़ी थी कि किताब आपकी 2-3 किताबें सबमिट करिए, 2 किताबें सबमिट करिए, 20 साल की आपकी उम्र हो, 40 साल की आपकी उम्र हो। उसमें आपके पर्सनल रिलेशन आड़े नहीं आए थे? नहीं, कोई भी किसी को नहीं दिए। स्त्रियों के मामले में फिर पहल सम्मान इतना पीछे क्यों छूट गया? पहल सम्मान, हाँ, पहल सम्मान के बारे में राजेंद्र यादव ने हंस में कई बार आरोप लगाए। हाँ। उन्होंने ये कहा, लिखा कि ज्ञान रंजन तो कायस्थों को पहल सम्मान देते हैं। हाँ। अब आप हमको ये बता दीजिए कि हिंदी साहित्य संसार में, जनता में, समाज में कोई कह दे कि ज्ञान रंजन की जाति क्या है? आप जानते हैं मैं कायस्थ हूँ। मेरे पिता ने नहीं लिखा, मेरे भाई ने नहीं लिखा, मेरी माँ ने नहीं लिखा, मेरी दादी ने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा, मेरे बच्चों ने नहीं लिखा।
आप कैसे जान गए कि मैं कायस्थ हूँ? आप खोजते रहते हैं क्योंकि आप यादव हो इसलिए। तो मैंने फिर उनको जवाब दिया कि आप ये सूची 18 पाल सम्मान की सूची है, इसमें आप ये बता दीजिए कितने कायस्थ हैं। तो स्वयं प्रकाश जो जिनका सरनेम कायस्थ नहीं है, वो चूँकि कायस्थ हैं, बस उनको देने के अलावा किसी को नहीं मिला। और स्त्रियां? स्त्रियों को तो किसी को नहीं मिला। ये ऐसा क्यों हुआ ज्ञान जी? नहीं, ये तो पहल सम्मान की अपनी सीमा ये थी कि हमारे पास साल में एक बार देते थे, केवल 5,000 रुपये देते थे, समझे। आपके उनको ये जो स्त्री कथाकार, स्त्री कवि थी ही, लेकिन नहीं, कई बार ऐसे नाम आए जैसे नासिरा शर्मा का, हाँ, चित्रा मुदगल का, इन लोगों के नाम आए हैं बाकायदे, और उन पर विचार भी हुआ कि बाद में कभी दे देंगे इन लोगों को। उसके बाद पहल सम्मान चूँकि कंट्रोवर्सी हो रही थी तो हमने उसको बंद कर दिया। दलित अब ये सब तो साहब नारेबाजी का मामला है कि दलित को दिया गया कि स्त्री को दिया गया, कि ये सब इन चीज़ों को मैं नहीं मानता हूँ। और दलित लोगों को भी कितने पद दलित थे वो, कि कितने दूसरे सम्मान भी उनको मिल गए। कई ऐसे दलित लेखक हैं, बड़े लेखक हैं, उनको कई सम्मान मिले, तो उन्होंने अपने वैकल्पिक सम्मानों की व्यवस्था कर रखी है, हमने तो बंद कर दिया। कहीं वो बात सच तो नहीं है कि जो 4 यार हैं, और 4 यार में बताइए हमने किसी अपने यार को दिया पहल सम्मान? कहीं वो बात सच तो नहीं है कि प्रगतिशील या जो 4 यार थे या हैं, वो जातिवाद को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं? मैंने तो आपको दूधनाथ सिंह और नामवर सिंह का प्रसंग बता ही दिया है कि लोग इतने जातिवादी थे कि छोटे ठाकुर थे। और मैं तो आपको यहाँ तक बताता हूँ, मेरे दोस्त थे, मेरे पड़ोसी थे, दूधनाथ लगातार मेरे पड़ोसी रहे 4 साल, और आपको ये पता नहीं मेरे सहपाठी भी थे वो एमए में। लेकिन दूधनाथ सिंह को ये पता नहीं, दूधनाथ सिंह की जो पहली पत्नी थी वो क्या थी। वो बनारस के चौरस्तों पर भीख मांगती थी, मर गई। ये निर्मला से उनकी जो शादी है, ये दूसरी शादी है। तो देखिए, अगर उभरने लगेंगे तो बहुत सही है। और किसी का जीवन और चरित्र सही नहीं निकलेगा। तो अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो ज्ञान जी, हमाम में तो सभी नंगे हैं, उसमें तो हमाम में तो सारे नंगे हैं, उसमें तो फिर कोई नहीं बचेगा। मैं अपना ही जीवन अगर उभेदूँ तो देखिए, मैंने अब एक गुजराती लड़की से अपना प्रेम किया। यहाँ ये था कि मेरी पत्नी सुनैना की शादी कहीं किसी दूसरी जगह न कर दें, इसलिए मैंने यहाँ अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिए कि इलाहाबाद में पहुँच जाऊँ। मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि ज्ञान जी आप क्यों नौकरी छोड़ रहे? मैंने कहा नहीं, थोड़ा हार्ट बीट गड़बड़ चल रही है, झूठ बोल के। और मैं चूँकि अच्छा अध्यापक था, मेरे प्रिंसिपल ने मेरी पोस्ट 3 साल वैकेट रखी, रोक रखी। वापस आएंगे? ये कहें तो आप आएंगे। और जब मेरी शादी हो गई, वहाँ पर प्रेम विवाह मेरा हो गया, तो हमारे प्रिंसिपल ने हमारे पिता को फ़ोन किया कि अब देखिए उद्देश्य पूरा हो गया, हार्ट ठीक हो गया, अब उनको भेज दीजिए। कहाँ मिले थे सुनैना जी से पहली बार? ये कुछ हमारे ससुर जो थे वो बहुत बड़े गुजराती समाज का एक मंदिर, उसके प्रीस्ट थे। अच्छा। नागर ब्राह्मण थे। वो लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते थे कि एक झोला छाप टाइप का ये लड़का एक ब्राह्मण, नागर ब्राह्मण लड़की से शादी करता है। लेकिन देखिए, आदमी को टोटल परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। आपने भी कहा कि स्त्रियों के बारे में, मैंने अपनी पत्नी को इतना प्रेम दिया, 56 वर्ष हो गए हमारी शादी को। एक दिन हमने उसका कपड़ा, उसका खाना, उसका सोना, उसकी दवाई, उसकी बीमारी, हर चीज़ पर मैं ध्यान देता हूँ। स्त्री के प्रति प्रेम ये होता है। और जब शादी हमारी हुई, देखिए, तो कोई पक्ष तैयार नहीं था। मेरे ससुर तो पुलिस कंप्लेंट कर दिया था कि इनकी शादी करो, इनकी रोको, और मेरे पिता भी तैयार नहीं थे। कुछ लोग इस रूप में भी देखते थे कि पढ़ा लिखा लड़का है, दहेज ज़्यादा आना चाहिए, इसमें दहेज मारा जा रहा है। एक ये भी दृष्टिकोण होता है मध्यम वर्गीय परिवारों में। बहरहाल, तो हम अपने
पुरोहित श्रीधर शास्त्री के यहाँ गए। वो उस समय शहर के बड़े विद्वानों में से एक थे। हमने उनसे समस्या बताई कि ऐसी ऐसी बात है, चीज़ों को गोपनीय रखना है, हमारे पिता के परिवार को और हमारी पत्नी के परिवार को ये पता न चले, और शादी विधिवत हो नहीं सकती, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि शास्त्रों में ये व्यवस्था है कि अगर दो परिवारों में असहमति हो और वहाँ शादी न हो सके तो वो आप पुरोहित के घर पर शादी कर सकते हैं। तो वो श्रीधर शास्त्री जो हमारे पुरोहित थे, उनके घर में हम लोग गए। टूटा फूटा है, गरीब आदमी का जैसे घर होता है। उन्होंने ही, उनके घर के बच्चों ने माला, फूल, बेदी, ये सब, हम लोगों के पास कोई गहने नहीं थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोगों के पास कोई मंगलसूत्र आज तक नहीं है। अच्छा। ये विद्रोह हमारा कण कण में है। और हमारी शादी जो है वो कुल 700 रुपये में हुई उस जमाने में। तो कुछ दोस्तों ने, मित्रों ने सहायता की, किसी ने टिकट दिला दिया, किसी ने मिठाई खरीद ली, किसी ने साड़ी खरीद ली। एक साड़ी थी इनके पास, जो साड़ी लेकर के वो अभी तक हमारे पास है। तो बहरहाल वो श्रीधर शास्त्री के घर पर वो शादी हुई, और आधे घंटे में उन्होंने कहा कि मैं शादी कर देता हूँ। शादी की, और हम लोग इलाहाबाद में ट्रेन से बैठ करके बनारस चले गए, क्योंकि शहर छोड़ना बहुत ज़रूरी था। हमारे ससुर ने पुलिस कंप्लेंट लिखा दी थी कि हमारी लड़की को भगा के ले गए हैं और ये शादी अवैध है। अच्छा। वो तो देखिए संयोग से लोग कैसा साथ मिलता है। हमारी श्रीमती जी के एक सहेली के पिता एसपी थे इलाहाबाद के। हम लोगों ने उनको कहा, उन्होंने थानों वानों में सब जगह खबर कर दी, और हमारे ससुर के यहाँ एक चेतावनी पुलिस को भेज के दी कि ये वैध शादी है, हमने सर्टिफिकेट देख लिया है, सहमति देख ली है, कागज सारे देख लिए हैं, अब अगर आपने इसमें अड़ंगा लगाया तो हम आपको बिहाइंड द बार कर देंगे। तब हमारे ससुर और ससुराल वाले शांत हुए। फिल्म की स्टोरी है पूरी ये तो। तो ये तो शादी देखिए। अब आप देखिए कि फिर उसके बाद हमको नौकरी पर बुला लिया, प्रिंसिपल ने हमारे कहा कि शादी हो गई तो आप आ जाइए। हाँ। तो देखिए हमारे पास 700 रुपये थे और हमारी उस समय शादी हो गई, बताइए। और हम लोग खुश हैं। हमारे पिता ने अपने वसीयत में इलाहाबाद वाला विशाल बंगला, 14 कमरों का बंगला था, उसमें एक हिस्सा हमको दिया था और एक हिस्सा हमारे बड़े भाई को दिया था। हमने फुलडाल अपना और अपना बैग उठाया, हमने, श्रीमती जी ने, और जबलपुर आ गए और हमने ज्वाइन कर लिया है। लौट के उस घर को देखा नहीं। हमने कहा कि हम अपना घर खुद बनाएंगे, तब ये अपना घर हमने धीरे धीरे बनाया। कब से हैं इस घर में? ये 30 साल हो गए। 30 साल हो चुके हैं। और कुल मिला करके ये जो प्लॉट था 2400 स्क्वायर फीट का, ये हम लोगों ने 2600 रुपये में खरीदा था। 30 साल पहले 2600 रुपये में। और जो HDFC से लोन लिया था, जो किस्त आती थी, हाँ, वो 32 रुपये महीने की थी। आप देखिए, अगर संतोष हो, खुशी हो, तो ये भी हो जाता है। हमारी श्रीमती जी ने आज तक कभी भी कोई सोने का टुकड़ा नहीं पहना। जो तोला 2 तोला सोना था, वो भी इस ज़मीन को खरीदने में हम लोगों ने बेच दिया इसको। आज हमारे पास 1 तोला सोना नहीं। आप दोनों संतुष्ट हैं? अपना ज़माना, सबसे ज़्यादा तो वो संतुष्ट हैं। अपना ज़माना आप बहुत बड़ी बात है। बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बनाए। क्या बात है। तो हमारी जो पूंजी थी अलग थी। फिराक साहब के साथ हम टेबल शेयर करते थे, और फिराक साहब गाली गलौज करने लगते थे, खड़े हो जाते थे। हमको पढ़ाते थे, शेक्सपियर पढ़ाते भी थे वो। हमारा टीचर हमारे कॉफ़ी हाउस के टेबल पर साथ रहता था। टी पति, धर्मवीर भारती, विजय देवनारायण शाही, क्या बात है। ये सब लोग तो इलाहाबाद के तो ये पूंजी थे। टी पति जो बाद में वाइस चांसलर भी बने, कुमुदनी पति जिनकी बेटी थी, CPM की बहुत बड़ी लीडर थी, वो जबलपुर में आए जब प्रोफेसर होके, तो कॉफ़ी हाउस जाते थे
एक कमरा ले रखा था, कॉफ़ी हाउस जाते थे, फिर इससे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से कॉफ़ी हाउस, कॉफ़ी हाउस से यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ से घर, रात को बस सोने जाते थे, बाकी कॉफ़ी हाउस। आपको आज हमारे एक दोस्त हैं पंकज स्वामी, हाँ, वो आपको शाम को मिलेंगे, आपको कॉफ़ी हाउस ले जाएंगे। 18 कॉफ़ी हाउस हैं यहाँ, 18 कॉफ़ी हाउस, और किसी का 7 लाख 8 लाख से ओवर मतलब टर्नओवर नहीं है। शानदार कॉफ़ी हाउस है, और इतना खूब बढ़िया खाना एक होता है, एक सेंटर है, वहाँ से सब जगह आलू जाता है, प्याज जाता है, सब चीज़ जाती है। कॉफ़ी हाउस में तो लेखकों के बैठे के ख्यात रही हैं। देखिए, इसकी एक कहानी बड़ी विचित्र है। हाँ, गोपालन साहब कॉफ़ी हाउस जो एमपी, कम्युनिस्ट एमपी थे, उसके चेयरमैन थे, और कॉफ़ी हाउस बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड जो है वो घाटे पर चल रहा था। तो नेहरू जी ने गोपालन से कहा, ये बहुत घाटा आता है आपका, बहुत इसको जो है हमको सहना पड़ता है, इसको बंद करिए। तो गोपालन ने कहा, हमको 1 साल का समय दीजिए, हम उसके बाद अगर आपका घाटा पूरा ना हो तो आप बंद कर दीजिएगा। हाँ। तो 1 साल का समय आया, उन्होंने कोऑपरेटिव बनाया कॉफ़ी हाउस का, और आज 300 कॉफ़ी हाउस देश भर में मुनाफे में चल रहे हैं। कॉफ़ी हाउस के बहरा की कोई जेब नहीं होती, वो लोग टिप नहीं लेते, दे डिसलाइक। और पोछा लगाने वाला जो कर्मचारी है वो मैनेजर की पोस्ट तक जाता है। यहाँ का जबलपुर का कॉफ़ी हाउस का मैनेजर हमको शिमला में मिला, और इतने खुश हो गए कि वो पैसा नहीं लेते थे। इस तरह से देखिए कॉफ़ी हाउस मूवमेंट। हाँ। और हम लोग कॉफ़ी हाउस मूवमेंट से बने हुए। हमने एक लंबा लेख कॉफ़ी हाउस पर लिखा है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा कॉफ़ी हाउस नहीं है जहाँ मैंने विजिट ना किया हो। वहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं खाते पीते हैं, वहीं घूमते हैं। ये शेखर जोशी के बेटे संजय जब हम पर फिल्म बना रहे थे हमारे ऊपर, तो इसी कॉफ़ी हाउस में ठहरे थे। चलिए सर, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि अब समय थोड़ा सा कम है हमारे पास। बहिर्गमन कहानी किसके ऊपर लिखी गई है सर? बहिर्गमन कहानी लोग गेस करते हैं, लेकिन वो श्रीकांत वर्मा और निर्मल वर्मा पर है, क्योंकि लोग जान जाते हैं इस बात को। हमारे न कहने या कहने से कोई सवाल नहीं। मैंने कहा आप ही के मुंह से सुन लिया जाए एक बार। हाँ, मैंने उन पर ही केंद्रित करके लिखी। और उनकी कैसी प्रतिक्रिया थी? उसकी प्रतिक्रिया आप सुनिए। इस कहानी का पहला पाठ अंबिकापुर में अशोक वाजपेयी वहाँ के कलेक्टर थे, और वहाँ से पहचान सीरीज शुरू की। मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, सीधी से इलाहाबाद वो बाई कार आते थे, वीकेंड हमारे घर पर गुजारते थे, और उसके बाद फिर चले जाते थे। और उसी अशोक वाजपेयी से मेरा इतना भारत भवन को लेकर इतना विरोध हुआ कि भारत भवन में जब इंदिरा गांधी उसका उद्घाटन करने आई, तो सबसे आगे की सीट पर अशोक वाजपेयी ने मुझको रखा था। टीए सब दिया, लेकिन मैं नहीं गया। उस दिन से आज तक गए कि मैं भारत भवन कभी नहीं गया। उसको सम्मान मिले, शिखर सम्मान मिला, सब कुछ मिला, लेकिन भारत भवन नहीं गया मैं। तो मैं ये जो कह रहा था आपसे, ये विचारधारा की ही ताकत है। और ये संसार भर में प्रगतिशील विचारधारा की ही ताकत है। इससे हमको कोई परहेज नहीं करना चाहिए, कोई इससे हमारा कुछ जाता नहीं है किसी तरह से। जो यानी जी, कहानी पर 1-2 सवाल और लूँगा, फिर थोड़ा सा वाइंड अप करेंगे। कुछ और सवाल इसके बाद है। रचना प्रक्रिया आपकी एक कहानी है। अब रचना प्रक्रिया पर मैं क्या बात करूं, हालांकि वो कहानी जिस तरीके से लिखी गई है, अब उसके अगर ओपन इंटरप्रेशन होने लगे तो जब अंत में आप और वो एक हो जाते हैं, वो आप उनके लिए जीते हैं, वो रचना कहानी के सेंस में भी एक तरीके से वो बात जाती है, और संभवतः वो एक प्रेमिका या लड़की की तरफ भी वो इशारा होता है। आपकी कहानी की रचना प्रक्रिया किस तरह रहती है? पहले कोई विचार कौनता है, कोई बेचैनी होती है, कुछ परेशान करता है, इमेज बनती है, फिर उसको लिखना शुरू करते हैं, कैसे पात्र आते हैं, भाषा कैसे तय होती है? मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। हाँ, रचना प्रक्रिया मेरी समस्त कहानियों में सबसे अलग है, जैसा आपने महसूस किया होगा, और एक सच्ची कहानी है। मैं किशोर था और इलाहाबाद में रहता था। मेरे आउट हाउस में
ये मिस्टर ज्वेल और मिसेस ज्वेल और उनका लड़का विवेक और इनकी एक छोटी लड़की गुलाब, ये वहाँ रहते थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की बात है। उस समय बाकायदे आर्मी मार्च करती रहती थी, आवाज़ें आती थीं, और आर्मी की कैंटीन से इतनी खूबसूरत क्रॉकरी और सामान मिस्टर ज्वेल के यहाँ, मिसेस ज्वेल के यहाँ आते थे कि ये पहला आकर्षण मेरा वो क्रॉकरी थी। और इतनी खुल करके वो हमसे बातचीत करती थी मिसेस ज्वेल कि हमको थोड़ा सा कई बार इनवाइट करती हुई लगती थी। तो किशोरावस्था में ये तो जो है ये चीज़ जो है वो आदमी को आमंत्रित तो करती ही है। मेरा उनसे कोई प्रेम या कोई सेक्स करने का कोई ऐसी ख्वाहिश या आग्रह नहीं था। वो केवल एक रोमांस था जो दूर से आता था। उनका जो लड़का विक्टर था वो दिवाली भी मनाता था, होली भी मनाता था, और अपनी माँ के पास ले जाता था और हमारी तारीफ़ करता था, क्योंकि हम उसको चॉकलेट देते थे, मिलते जुलते थे, और हम उनके यहाँ से क्रॉकरी लाते थे, खरीद के लाते थे। बस इतनी ही पृष्ठभूमि उसकी है। और हमारे मन में ये था कि एक प्रयोग करें, हमारी कहानियों का एक टाइप हो रहा है तो एक प्रयोग करें। तो वो हमने प्रयोग किया। भाषाई प्रयोग भी है उसमें, है विषयगत प्रयोग भी है। संभवतः छलांग कहानी है वो। छलांग वो छलांग कहानी ही मिसेस ज्वेल Exactly. और श्रीमती ज्वेल और विक्टर की कहानी है। वही कहानी। थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हुआ। तो ये जो छलांग कहानी है जिसके बारे में अभी तक मैंने बताया आपको, आपने उसमें ध्यान दिया हो, मैंने उसमें क्रॉस छूने की एक कोशिश की है, क्योंकि क्रॉस एक फैशन था। उस क्रॉस को हमारे मन में होता था हम लोगों के उस ज़माने में कि एक क्रॉस अगर हमको मिल जाए तो हम लोग भी एक क्रॉस पहन लें। इसलिए हमने मिसेस ज्वेल का क्रॉस छूने की कोशिश की, तब वो थोड़ा रिएक्ट किया उन्होंने और वो बात खत्म हुई। बढ़िया। ज्ञान जी, कहानी जब लिख रहे होते हैं, कोई भी लिखे, आप, मैं, हम लोग जो भी लिखे कहानी, तो दो तरीके से कहानी आगे बढ़ रही होती है। एक संवाद के माध्यम से और एक परिवेश की डिटेलिंग के माध्यम से। आपके यहाँ अगर मैं देखूं तो घटनाओं के विवरण और ब्यौरे बहुत अधिक नहीं हैं, लेकिन समय और संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा आप जोर देते हैं। सायास है या फिर ऐसा हो जाता है? मैं नरेशन में मेरा विश्वास है, या मेरी वो सीमा है, या मेरा वो गुण है, जो भी हो, मैं शुरू से नैरेटिव में रहता हूँ। और मेरी अधिकांश कहानियाँ एक अकेला आदमी नैरेट कर रहा है चीज़ें। और वो प्रथम पुरुष में है, मैं की शैली में है। तो कभी इस बात का नहीं रहा खतरा कि मेरी ही कहानी मान ली जाएगी? नहीं, ये तो मैं शैली में मुझको सुविधाजनक रहता है। देखिए, मैं एक पूर्णकालिक कहानीकार नहीं हूँ, मैं आपको ये बात बता दूँ। मैं ये मानता हूँ, अब लोग जो भी माने, मैं एक पूर्णकालिक कथाकार नहीं हूँ, मूलतः कथाकार नहीं हूँ। ये मैंने देखिए, अगर मुझे मूलतः कथाकार होता तो 10-20 कहानी में और आगे लिखता। नहीं, वो तो आपने पहल की वजह से छोड़ दी कहानी लिखना? मैंने स्थगित कर दिया। एक समय में एक काम, कहानी लिखना है तो कहानी लिखेंगे, पत्रिका निकालनी है तो पत्रिका निकालेंगे, कहानी बंद। मेरे पास वहाँ पर 400 पेज के नोट्स रखे हुए हैं उपन्यास के, कहानियों की। अच्छा। जिन नोट्स को अगर मैं यथावत मतलब प्रकाशित करवा दूं तो हज़ारों कहानियों से बेहतर कहानी है। लेकिन मैं अंदर से आई डोंट लाइक इट। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं अपनी कहानियों को ही खुद नहीं पढ़ना चाहता। मुझको लगता है ख़त्म हो गया मामला, अब आगे बढ़ो। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ लिखा जा चुका है जिसको अब मैं रिपीट नहीं करूँगा, नहीं लिखूँगा। मूलतः तो आप कवि हैं? नहीं, मेरी शुरुआत देखिए एक कवि के रूप में। और सर्वोदय पर मैंने पहली कविता लिखी जिसको नागार्जुन ने बहुत पसंद किया, लिख के पसंद किया है जी, सर्वोदय पर। उसके बाद मेरी एक कविता धर्मयुग में छपी, चित्र वगैरह छाप करके पका दी। यहाँ तक कि इतना सुंदर चित्र था कविता में कि हमारे प्रिंसिपल ने कहा कि
क्या ये आपकी यही पत्नी होने वाली है? हमने उनसे कहा ये तो मॉडल है। कल्पना में छपी, युग चेतना में छपी, ज्ञानोदय में छपी, रमेश बख्शी ने छापा, और लहर में छपी, मनमोहनी ने छापा। तो कविता यहाँ तक हम करते रहे। फिर वो जैसा मैंने आपसे कहा, एक समय में एक काम, कविता से मन ऊब गया। कविता ही मैं पढ़ता हूँ, कहानी नहीं पढ़ता हूँ। आज भी कविता ही पढ़ता हूँ। ठीक है ज्ञान जी, कुछ नाम ले रहा हूँ। पहला वाक्य या एक शब्द उनके बारे में जो आपको कौंधे अचानक से, आप ही के साथ के कुछ लेखक हैं उनका नाम लूँगा। एक शब्द या एक वाक्य, उससे ज़्यादा नहीं, आपको जो पहली बार में लगे बताइएगा उनके बारे में, उनकी खासियत या जैसे वो थे। ठीक। हरिशंकर परसाई। विश्व दृष्टि रखने वाले व्यंगकार। वाह। दूधनाथ सिंह। दूधनाथ सिंह बहुआयामी योग्यता के धनी। नीलाभ। नीलाभ दोस्त भी और दुश्मन भी। मलयज। मलयज कॉफ़ी हाउस टेबल के सच्चे दोस्त। श्रीराम वर्मा। श्रीराम वर्मा मेरे सहपाठी, मेरे दोस्त और बहुत अच्छे कवि। अब श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा की कविता मगध को मैं हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कविता मानता हूँ। क्या बात है। काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह से दोस्ती तो अच्छी है, लेकिन कथाकार वो मुझे अच्छे नहीं लगते। अब बेबाक लिखें और वो कहें और क्या। रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया उपन्यासकार अच्छे हैं, दोस्त बहुत अच्छे हैं, लेखक नहीं। अच्छा। उपन्यासकार गालिब छूटी शराब और उनकी दोस्ती में वो कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें ठीक नहीं है। भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त सोना चांदी जीवन भर खरीदते रहे और कहानी के सर्वोत्तम संपादक बने। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा हमेशा किसी से मिलने के बाद हाथ धोती रहीं। ये बात है उनकी, हाथ धोती है। 10 बार कोई आएगा 10 बार हाथ धोएंगे। ओसीडी की दिक्कत थी क्या? उनको लगता था कि इन्फेक्शन हाँ। चारों तरफ तारी है। अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त और कवि अच्छे नहीं। नामवर सिंह। नामवर सिंह घोर शत्रु था। राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव से असहमति के राग। मार्कंडेय। मार्कंडेय एक मीडियोकर लेखक, किसान सभ्यता संस्कृति के लेखक के नाम पर एक मीडियोकर लेखक। आलोक धनवा। आलोक धनवा हल्ला बहुत हल्ला बोल, हाँ, लेकिन पाठ के धनी। हाँ। अशोक सेक्सरिया। अशोक सेक्सरिया हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार और दोस्त। सर्वोत्तम कहानीकार को बता रहा हूँ मैं आपसे। उनका नाम गुणेंद्र सिंह कंपानी था। आप शायद जानते नहीं जी। अशोक सेक्सरिया ने कहानियाँ गुणेंद्र सिंह कंपानी के नाम से लिखी हैं। और उनका एक ही मात्र कहानी संग्रह उनकी नाराज़गी के बाद आया, वो है लेखकी। असद जैदी। असद जैदी दुर्भाग्य उनका रहा है कि वो मुसलमान हैं, लेकिन कवि बहुत बड़े हैं। मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल मेरे जिगरी कवि, जिगरी दोस्त, अच्छे कथाकार, अच्छे गद्यकार। वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल के लिए भी यही बात कहूँगा, लेकिन मंगलेश डबराल के बाद ही आएंगे। और अंतिम नाम जो कवि नहीं है, जिनका आपके जीवन में बहुत योगदान है, सुनैना जी। सुनैना जी तो हमारे, उनके बारे में तो मैंने आपसे कहा कि 60 वर्ष, हाँ, 55 वर्ष 60 वर्ष का जीवन है। हाँ। हम लोगों ने कोई मतलब एनिवर्सरी नहीं मनाई, कभी कोई एनिवर्सरी नहीं मनाई, कभी 25 साल 50 साल नहीं मनाया, कभी कोई गहना जेवर नहीं पहना। एनिवर्सरी आती, जन्मदिन आता, घर में ही कॉफ़ी हाउस से सामान बुला लेते, खा लेते। चलिए, क्या बात है। तो दोस्त था हमारी वो। हाँ। वो पत्नी नहीं है सुनैना जी, वो दोस्त है। ज्ञान जी, किसी चीज़ का जीवन में मलाल रहा? उपन्यास न लिखने का। संबंधों में? संबंधों में तो हमारे संबंध आमतौर पर दुश्मनों से भी अच्छे ही संबंध रहे।
दोस्तियाँ बहुत अच्छी हैं और मैं दोस्तियों की ही उपज हूँ। क्योंकि कहते हैं कि कवि आपस में दोस्त नहीं हो सकते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, तो मैं कवि नहीं हूँ ना, इसलिए दोस्ती अच्छी है। देखिए, एक बात आपको बताऊं कि केवल हिंदी और हिंदुस्तान में नहीं, हाँ मुझे सबसे अच्छे कवि, मेरे जो प्रिय कवि हाँ विश्व कवि हैं, वो बॉडले और रैम्बो हैं। पेरिस रिव्यू, पार्टीजन रिव्यू, लंदन मैगजीन, पोएट्री, लाइफ, ये मैगजीन मैं इलाहाबाद में रेगुलर खरीदता था, कर्जा लेकर खरीदता था। आई एम ए पोएट्री लवर। मैं आपको एक बहुत अच्छी घटना सुनाता हूँ। हम चंडीगढ़ गए, एक मिठाई की दुकान पर हम मिठाई खरीद रहे थे, तो उसका जो मालिक है वो थोड़ा सा जिज्ञासु था। उसने कहा, आप लोग यहाँ, हमने कहा एक सम्मेलन में आए, हम लोग लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। तो उसने कहा कि शाम को आप आइए हमारे घर, यहाँ दुकान पर, मैं आपको घर ले चलूँगा। मिठाई बेचता था। तो वो ले गया शाम को। 3 तल्ले में कविताओं की पुस्तिकाएँ थीं, मतलब सीढ़ी लगा करके ऊपर तक जाते थे। मैंने उससे जो नाम दुनिया के कवियों का लिया, उस किताब उसने निकाल दी। तो कविता का संसार बहुत बड़ा संसार है। मैं कविता के संसार को ही सबसे बड़ा संसार मानता हूँ। और आप देखिए, जब मैं अमेरिका गया तो ये पता चला कि पोइट्री मैगजीन कुछ घाटे में और बंद होने लायक हो रही है। 100 साल हो गए निकलते हुए। तो एक विधवा ने अपनी पूरी संपत्ति, कई करोड़ डॉलर की ये कविता निकलती रहे, पोइट्री मैगजीन को दिया था। ये मैं अमेरिका में था, ये घटना टाइम मैगजीन में छपी। एक बात और बताएं ज्ञान जी, ज़्यादा सिरफिरा कौन होता है? आपकी बात अगर मैं दूसरे तरीके से पूछूं, ज़्यादा सिरफिरा कौन होता है, कवि या कहानीकार? क्योंकि कबाड़ खाना में जिक्र है इस सिरफिरेपन का, तो मैं वहां से सीधा नहीं पूछ के मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, ज़्यादा सिरफिरा कौन होता है, कवि या कहानीकार? नहीं, सिरफिरा तो कहानीकारी होता है, कवि नहीं। यही लिखा है आपने? क्योंकि कवि जो है वो अपना बंदोबस्त रखता है। कैसे बंदोबस्त? मतलब छप जाए, संग्रहित। मलय जैसे कवि यहाँ से जबलपुर शहर के बड़े गंभीर कवि, बड़े कवि, मुक्तिबोध की के बाद सबसे बड़े कवि माने गए। लेकिन अपनी व्यवस्था, उसको छपने की, प्रकाशित होने की, समीक्षा हो जाए, सब हो जाए, इसकी सब व्यवस्था। कवि में मोह ज़्यादा होता है। क्या पत्रिका बॉसिज्म देती है? पत्रिका का संपादन होना क्या बॉसिज्म देता है? और अगर देता है, देखिए जैसे पहल है, पहल को मैंने तमाम लेखकों का एक समूह बनाया। और वो जैसे विजय कुमार ने 4 अंक संपादित किए, केशवानी जी ने कई अंक प्रकाशित किए, जितेंद्र भाटिया ने कई अंक प्रकाशित किए, आग्नेय ने एक पूरा अंक प्रकाशित किया। तो हमने तो ये आज़ादी दी। बॉसिज्म कैसे हुआ? हाँ, राजेंद्र यादव में बॉसिज्म था। वो जो चाहते थे वही होता था। अगर उन्होंने मना कर दिया तो मना कर दिया। लोग तो कहते हैं आपके अंदर से बॉसिज्म अभी तक नहीं गया। जैसे आप अभी भी वो पहल के संपादक के तौर पर ही हमेशा। देखिए, पहल का कोई पैड नहीं था। पहल का, ज्ञान रंजन का कोई पैड नहीं था। पहल में 14 पॉइंट और 12 पॉइंट में पहल संपादक का नाम एक जगह जाता था। अब तो 10 जगह लोग ऊपर नीचे बाहर, कभी बाहर नहीं गया, अंदर 12 पॉइंट में नाम गया केवल जो है। तो बॉसिज्म कैसे हो गए? कभी आत्ममुग्धता में डूबे हैं? आत्ममुग्ध तो मैं हूँ, एक आत्ममुग्ध। अब भाई देखिए, अपनी कहानियों से प्यार करना, अपनी पत्रिका से प्यार करना, अपनी पत्नी से प्रेम करना, अपने बेटे से प्यार, आत्ममुग्धता का ही तो लक्षण है। आत्ममुग्धता कोई साहित्य में ही नहीं होती। आत्ममुग्धता तो नार्सिसस भाव, अपने को देख करके खुश होना, सुंदर बनना, तो ये अच्छी बात है। फिर निहिलिज्म का भाव कहाँ से आता है? नहीं, तो मैं निहिलिस्ट तो नहीं हूँ, ये आप गलत में करना। मैं तो प्यार करने वाला हूँ, मोहब्बत करने वाला आदमी हूँ। मैंने पिता कहानी, अंतर्द्वंद या पिता और पुत्र के विरोध की कहानी नहीं है, प्रेम कहानी है। तो निहिलिज्म, आप बताइए मेरी किसी कहानी में निहिलिज्म हो? जो व्यंग है उसको आप निहिलिज्म कह दें, वो अलग बात है। निहिलिज्म नहीं है। कुछ लोगों ने मुझको निहिलिस्ट कहा है, राजेश जोशी ने भी कहा है। वो शायद निहिलिज्म जो है वो अलगाव की स्थिति की वजह से, या वो उसकी वजह से वो देखिए कहा क्या गया है होगा। कि कामू और काफका का वो समय था। ये भी लोगों ने कहा कि ज्ञान जी कामू से प्रभावित हैं, काफका से प्रभावित हैं। समझे?
तो ये तो होता है कि क्योंकि एक समय तक आप जो कहानी लिख रहे थे वो परिवार केंद्र में था, और जब आपका दूसरा दौर आया तो उसमें आप समाज की तरफ उन्मुख तो होते हैं, लेकिन परिवार छूटता नहीं है। तो समाज से जो कटाव है संभवतः, या समाज के प्रति जो आपकी भावनाएं हैं संभवतः उस वजह से निहिलिस्ट या निहिलिज्म की भावना दिखा दी गई होगी। विचारधारा हाँ, फैमिली को, परिवार को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। और मैं, मेरे पिता और मैं हमेशा परिवार के लिए, परिवार में अगर विखंडन हुआ तो हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। कहानियों में भी अगर परिवार में कोई टूट फूट हुई है तो वो दुखद है, वो निहिलिज्म नहीं है, वो कष्ट है, वेदना है, अवसाद है। इसी संगत में मैं इंटरव्यू कर रहा था, कम्युनिस्ट नहीं थे, और उनका कहना था कि ऐसी विचारधारा का क्या लाभ जिसमें क्रांति के लिए अगर अपने परिवार को छोड़ना पड़ जाए तो परिवार का त्याग करके पहले वो समाज को देखेगा। तो उसके लिए परिवार जो है वो मूल इकाई नहीं है, वो पहली प्रायोरिटी नहीं है, उसके लिए समाज पहली प्रायोरिटी है। नहीं, मैं इसको नहीं मानता। परिवार को पहली प्रायोरिटी मान के भी विचार की प्रायोरिटी, लेखन की प्रायोरिटी, सार्वजनिक जीवन को जीना संभव है। आप उसको साध सकते हैं। आप एक छोड़ देंगे, दूसरे पे चले जाएंगे, तीसरे पे चले जाएंगे, ये तो नहीं संभव। तो विचार समाज बदल सकता है। हाँ, परिवार और विचार में कोई संघर्ष नहीं है। और अगर मान लीजिए मेरा पिता पुत्र में संघर्ष था तो बड़ा क्रिएटिव है ना वो ज्ञान जी, अगर विचार समाज बदल सकता है, ये सवाल मैं तीसरी बार इस इंटरव्यू में कर रहा हूं। नहीं, विचार समाज नहीं बदल सकता। हाँ, ये तो बिल्कुल, ये तो कम्युनिस्ट लोग भी जानते हैं। हाँ, अब ठीक है। हाँ, विचार से समाज, संगठन से समाज बदल सकता है, संघर्ष से समाज बदल सकता है, मजदूर किसान से समाज बदल सकता है, लेखक से और विचार से नहीं बदल सकता। वो दृष्टि दे सकता है, ये अलग बात है, लेकिन विचार समाज बदल दे तो यूरोप में तो विघटन के सब तमाम उदाहरण हमारे पास में है। विचार तो ये तो सिद्ध हो गया है, प्रमाणित है। हाँ, प्रमाणित है तो। हाँ, क्योंकि विचार नहीं सभी। अब इसको कम्युनिस्ट लोग भी मानते हैं अच्छी तरह। आपकी ही पंक्ति है, आपने एक पत्र में ये पंक्ति लिखी थी, जो जीवन का अपमान करते हैं उन्हें जीवन नहीं बख्शता। कभी लगा कि आपने जीवन का अपमान किया है? हाँ, और साथ मैंने निजी जीवन में एक बार ऐसा हुआ है कि मैं अपनी पत्नी का मैंने अपमान किया। मेरे जीवन में एक प्रेमिका का प्रवेश हुआ जिसने बड़ी उथल पुथल और परेशानी पैदा की, लेकिन मैंने उसको बहुत जल्दी शीघ्र से शीघ्र ख़त्म कर दिया और हम लोग फिर से सामान्य रूप से हो गए। तो ऐसा होता है जीवन में। प्रेमिकाएं तो आती हैं लेखकों के जीवन में, किसी भी आदमी के जीवन में प्रेमिका आ सकती है, 2 बार आ सकती है, 3 बार आ सकती है, लेकिन वो सचेत कितना है, कितना जागरूक है, कितना नैतिक है, कितना अपने को बदल लेता है और कितना अपनी सच्चाई में लौटता है, ये बहुत जरूरी। नैतिक रहे, आप नैतिक रहे। मैं नैतिकतावादी व्यक्ति हूँ, नैतिकता मानता हूँ, इसीलिए कष्ट होता है गलत काम करने का। अगर मैं आपको अभी किसी चीज़ से दुखी कर दूंगा तो रात को मुझे नींद नहीं आएगी। ये मनुष्यता है, असल में ये कोई बहुत सिद्धांत नहीं है, मनुष्यता है। आप लोग आने वाले थे यहाँ साक्षात्कार के लिए, मैं कई रातों को जाग करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं ऐसे नोट ले रहा था, अगर ये पूछेंगे तो मैं ये बेचैनी है मेरी भाई। क्या नहीं पूछा बता दीजिए, क्या मैं पूछ लेता हूँ। वो तो ऐसी तो पिता के बारे में, क्योंकि देखिए इतनी असहमतियाँ थी, लेकिन मेरे पिता ने ही मेरा निर्माण किया है। हाँ, श्रम से बचो, एनर्जी बचाओ और टाइम टेबल बनाकर काम करो, आपकी पंक्ति है। आप किसी को कह रहे थे, ऐसे ही काम करते हैं? नहीं, टाइम टेबल बनाता हूँ, 1 हफ्ते 10 दिन महीने भर आगे तक की चीज़ लिख लेता हूँ कि क्या करना है। हाँ। और जितनी एनर्जी है इसको मैनेज करता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कम समय है, कम एनर्जी है, तो मैं उसको मैनेज करके ही करता हूँ। मैनेजमेंट जो है वो तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है ज्ञान जी, जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या रहा? परिवार और दोस्त। और सबसे बड़ा दुख क्या रहा? वही परिवार और दोस्त। देखिए, परिवार से ही दुख पैदा होता है, परिवार से ही सुख पैदा होता है। हाँ। मैं परिवार को बहुत महत्व देता हूँ और मेरा बहुत बड़ा परिवार है। केवल मेरे भाई बहनों का परिवार नहीं, मेरे दोस्तों का ज़बरदस्त परिवार है।
आप हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में, किसी भी शहर में आप चले जाइए, मुझको होटल में रहने की ज़रूरत नहीं। इतनी अन्य भाषा। अब एक ही सुभाष मुखर्जी इतने बड़े बंगला के कवि थे। मैं कलकत्ते गया तो उनके घर ठहरा, बुद्धदेव भट्टाचार्य के घर ठहरा। जब आलोक झांगा को पहल सम्मान दिया है तो मैंने तो अपना बहुत समाज बनाया है, और दोस्ती के बिना मैं रह नहीं सकते। नहीं और दोस्ती दोस्तियों में वो पुरुषों से भी है, स्त्रियों से भी। नहीं दोस्ती तो जीवन को जीवन देती है ज्ञान जी, तो बहुत ज़रूरी है। अब आप भी आज से हमारे दोस्त हुए। शुक्रिया ज्ञान जी, और शुक्रिया। ये बात मैं आपको जब तक जीवित हूँ प्रमाणित करूँगा। मैं कूद कूद के नहीं रहता हूँ, मैं घुल मिल के रहता हूँ। शुक्रिया। अंतिम सवाल, कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे, नहीं कर पाए और करना चाहते हैं? मैं आपसे, मैंने पहले भी बताया, मैं अपना अधूरा उपन्यास जरूर लिखना चाहता था। मेरी बहुत सी चीज़ें अधूरी हैं। मेरी पीएचडी अधूरी है, मेरा उपन्यास अधूरा है, और काफ़ी काम हो चुका है। अरे डिलीट मिल गया, पीएचडी छोड़ दीजिएगा। हाँ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने शहर के सारे दक्षिणपंथी कूद रहे थे। राज्यपाल को पोस्टकार्ड, हजारों पोस्टकार्ड लिखे गए कि वामपंथी आदमी, इसको क्या आप पीएचडी अवार्ड कर रहे हैं। लेकिन कुलपति ने और गवर्नर ने तय किया कि ज्ञान जी को जरूर दिया जाएगा। हाँ। और दिया गया, और इतना भव्य समारोह। मैं नागपुर में था, मैंने सोचा आऊँगा ही नहीं, लेकिन मैं आया यहाँ पर, और आप सोचिए कि हज़ारों लोग बाहर खड़े थे शहर के, जिनको एंट्री नहीं थी अंदर। बढ़िया ज्ञान जी, ऐसे ही आप स्वस्थ रहें अरे और सक्रिय रहें। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, और लिखते रहें, अधूरा उपन्यास जल्दी पूरा करें। और थोड़ा बहुत तो लिखता हूँ, कभी कभी ब्लर्ब लिख देता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, इस तरह की चीज़ें जो है। सवाल बहुत थे, जैसे 1970 का युवा सम्मेलन मुझसे छूट गया। अरे वो 70 का युवा सम्मेलन पटना का तो गजब है, गजब है ना वो। तमाम ये, मतलब ये ऋतुराज, रमेश बख्शी, ये कुमार विकल, उसमें हम लोग गाना गाते थे। सारी छोरियां आई, हर नाम कौर ना आई, कुमार विकल गाते थे, और सब लोग गाते थे। और आप ये देखिए कि वो युवा सम्मेलन जब हुआ था, हाँ। तो आपको उसका रहस्य नहीं पता था। ये भारत भारद्वाज हाँ। ने वो सब अंदरूनी आयोजित किया था, और जयप्रकाश नारायण को लाइमलाइट में लाने के लिए, क्योंकि उस समय उनका आंदोलन चल रहा था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जयप्रकाश नारायण के अंदर एक छिपी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की थी। उसके लिए सब ये तामझाम किया गया, और हम लोगों ने वहाँ पर आग लगा दी। चलिए, जब इतना खिंची गया है तो एक बात और बता दीजिए, इधर जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, जिस तरह की पत्रिकाएं निकल रही हैं, युवा जिस तरीके से लिख रहे हैं, इन सब को देखकर हिंदी कथा, हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता, या फिर हिंदी की दुनिया को लेकर आपको क्या लगता है? हिंदी कहना तो नहीं चाहिए कि हिंदी की पत्रकारिता, साहित्यिक पत्रकारिता और हिंदी का कथा लेखन खास तौर पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। मुझको ऐसा लगता है कि शायद ये एक अंतराल होगा। ऐसा नहीं कि लोग नहीं आएंगे, प्रतिभाएं हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं में एक, वही आपसे बात कहना चाहता हूँ, कोई वैचारिक ताकत नहीं है। आप कहते हैं ना कि वैचारिक ताकत अगर नहीं हो, देखिए वो मार्क्सवाद हो, चाहे दक्षिण पंथ हो, चाहे समाजवाद, कोई विचारधारा हो, उसकी ताकत तो होती है ना। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान जी। बड़े लोगों के साथ ऐसी बातचीत होती है, लगता है बातचीत होती रहे, लेकिन एक खूबसूरत मोड़ पर अंत करना बहुत अच्छा रहता है। आप स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। अरे समय तो तुम्हारा ही है, हमारा क्या समय है। धन्यवाद ज्ञान जी।